ले लो, 10 मिनट अलग लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी से ज्यादा पैसे लेते हैं तो एक गरीब के साथ आप तफरीक करते हैं। हम ये तफरीक नहीं करते कि खुदा नाराज हो जाए। और मैं यहाँ एक बात दोहराना चाहता हूँ, मूसा बिन नसैर गवर्नर था, जनरल था खालिद बिन वलीद का, और जब वो मक्के की गलियों में उसके गले में तोप पड़ा हुआ था और मांग रहा था, तो वहां से एक बंदा गुजरा, उसने कहा, मूसा मैं क्या देख रहा हूं, तू वही जर्नैल था मूसा बिन नसैर? उसने कहा मैं वही हूं। उसने कहा मैं ये क्या देख रहा हूं कि तू, तेरे गले में तो का मांगने वाला पड़ा हुआ। उसने कहा खुदा नाराज हो गया। तो डरो उस वक्त से कि खुदा नाराज हो जाए। तो टॉपिक में मैं आता हूं, किसी की दिल आजारी होती है तो हो, किसी का दिल दुखता है तो दुखे, लेकिन बात सच है और सच होगी। और ये मैं आपको एक दफा फिर ये कहता हूं, मेरे साथ जो फ्रोजम है वो 206 है। मुजमन अमराज का इलाज करने से पहले यह जांचना निहायत जरूरी है कि मरीज को इससे पहले कहीं कोई जिनसी जरासीमी बीमारी तो नहीं हुई थी। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहा है, एसटीडी या विलनल डिजीज भी इसको कहते हैं। और एसटीडी बहुत सारी, पहले तो उसने साइकोसिस और सिफिलिस को एसटीडी डिजीज का नाम दिया गया था, लेकिन एसटीडी डिजीज बहुत सारी है। आपकी एड्स एसटीडी डिजीज है, आपका क्लैमिडिया एसटीडी डिजीज है, आपका इकोलाई एसटीडी डिजीज हो सकता है, आपके बेशुमार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं वो जो है आपका हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। तो जो बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हैं उसको हम कहते हैं विनल डिजीज। तो इसको हमने उर्दू में तर्जुमा यह किया कि जिनसी जरासीमी बीमारियों तो नहीं होती। ये आपने पहले कंफर्म करना। आपके पास जो बड़ा कोई पुराना मरीज आता है तो वो ये कहता है कि पहले उससे पूछें कि तुम्हें कोई ऐसी जिनसी ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हुई थी, जैसे वो कहते हैं सुजाक, सुजाक किसको कहते हैं, गोनोरिया को कहते हैं, वो तो नहीं हुआ था। अगर ऐसा तो फिर इलाज सिर्फ इस सिमत में करना होगा। कहने का मकसद है फिर वो अलामात वाली कहानियां नहीं होंगी। आपने इलाज किसका करना है, गोनोरिया का करना होगा। और जब अलामात सिफिलिस की होंगी और गैर मामूली आंचक वाले आबले की बीमारी, ये जिस्म के स्किन की शुरू से डिजीज बनती है, अगर ऐसी कुनत पहले से पाई जाती है और ऐसे मरीज जिनमें सोरा पाया जाता है, तो ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि बाद अज़ल कबल, तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बाद अज कर कबल, आगे बाद जिक्र, आगे कबल जिक्र, हाँ चला गया ऊपर साथ पतीजी की। वो कहते हैं जब सिफिलिस के साथ बुनियादी जो मर्ज का सबब है सोरा, ये जब मिल जाता है तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। जब महाले देखता है कि इसके सामने एक पुराना जिनसी जरासीमी बीमारी वाला केस है, ऐसे से हम सिफिलिस के साथ सोरा की पेचीदगी जिसमें अंदरूनी खारिज पाई जाती है को ठीक करना पड़ता है। वो कहता है कि फिर सोरा को भी ठीक करें और फिर सिफिलिस को ठीक करें। ये मुजमन अमराज की बुनियादी वजह है। बाद औकात मुजमन अमराज में दोनों म्याज़म, तीसरे म्याज़म साइकोसिस के साथ मिल जाते हैं। अब देखें कि वो कहता है कि बाद दफा दो म्याज़म इकट्ठे हो जाते हैं, बाद दफा 3 इकट्ठे हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोनियम में बोरक ये लिखता है, अगर आप उसकी रिलेशनशिप पढ़ें तो वो ये कहता है कि ट्यूबरक्लोनियम जो है वो काम नहीं करती। तो मैं क्या करता हूं कि मैं फिर थूजा देता हूं। थूजा इसलिए देता हूं कि जिस बंदे को वैक्सीन लगी होती है उस पर ट्यूबरक्लोनियम भी काम नहीं करती। फिर वो कहता है जब ट्यूबरक्लोनियम काम करते करते रुक जाती है और नहीं काम करती तो फिर मैं सिफिलिनियम देता हूं। फिर वो कहता है कि बाद दफा मिक्स इन्फेक्शन आ जाते हैं तो फिर मैं ट्यूबर के बाद न्यूमोकोक्सिन भी देता हूं, फिर मैं स्टेप्लोकोकस भी देता हूं, फिर मैं स्ट्रेप्टोकोकस भी देता हूं।
तो अपने जहनों का, अपने अपने दिमागों का बूस्टर जरा बड़ा करें, इसको खोलें। वो एक रेडियो होता है ना, वो एक स्टेशन पकड़ता है, एक रेडियो होता है 2 स्टेशन पकड़ता है, एक टीवी होता है जो एक जगह करो तो ऑन होता है, एक एक बूस्टर बड़ा लगा होता है उसके अंदर, वो 100 स्टेशन पकड़ता है। तो होम्योपैथी वाले को चाहिए कि अपने बूस्टर को छोटा ना रखें, इस बूस्टर को बढ़ाए। उसने एक नजरिया दिया, उसने क्या नजरिया दिया? उसने कहा कि बैक्टीरियोलॉजी की बात है, और बैक्टीरियोलॉजी जो है, वो जो साइकोसिस और सिफिलिस है, ये बैक्टीरिया है। उसने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है, इसकी कॉम्प्लिकेशन दुनिया में क्रॉनिक डिजीज, एक नजरिया था भाई। फिर ट्यूबरक्लोसिस आई, फिर कार्सिनोसिस आ गया, फिर स्टेफिलोकोकस आ गया, फिर स्टेप्टोकोकस आ गया, फिर इंट्राकोकस आ गया, फिर इकोलाई आ गया, एच पैलोरी आ गया, क्लेमेडिया आ गया। वो भाई मेरे, ये उसी की इसको खोल दिया गया है। हमने उस सोच को, उस नजरिए को सही समझा, और जिस नजरिए को हमने सही समझा वो एल एनिमन का ही नजरिया था। और ये जो बदबख्त लोग हैं इस नजरिए को नहीं समझ पाए, क्योंकि इनके बूस्टर छोटे हैं, इनकी सोच छोटी है। इन पे बच्चा, जब वो जो मांगने वाले होते हैं ना, छोटे बच्चे को अगवा करके ले जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उस पे सर पे लोहे का खोल चढ़ा देते हैं। वो खोल इसलिए चढ़ा देते हैं कि इनके सर, तो ये सर छोटे सर हैं, इन पे लोहे के खोल चढ़े हुए थे, इनके अंदर बूस्टर बड़े छोटे हैं। अपने बूस्टर, हमने दुनिया में मुकाबला करना है एक साइंस का, तो हमने अपने दुनिया में मुकाबला करना है, तो हमने अपने सिस्टम को खोलना है। उस बुनियादी नजरिए को मद्देनजर रख के हमने सिस्टम को खोलना है। तो आज 200-250 से ज्यादा नसोड़ तैयार हो गया है। और एनिमन ने कहा था अपनी जिंदगी में, उसने कहा था कि मेरे पास मसनूई बीमारियां बहुत थोड़ी हैं। मेरे पास जब मसनूई बीमारी दवाई को वो कहता था, तो मेरे पास जब मसनूई बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, मेरे पास क्रूर दवाइयां ज्यादा हो जाएंगी, तो मैं फिर ज्यादा लोगों का इलाज करना। अब ये सारी जिम्मेदारी उसने हम पे डाल दी थी कि मेरे आने वाले लोगों के पास बहुत सारी दवाइयां होंगी और फिर वो ज्यादा लोगों का इलाज करेंगे। तो हम उस सोच से, उस नेगेटिव सोच से हमें निकलना, और हमने दुनिया में ये साबित कर, वो आज तो हमारी सोच इतनी परवान चढ़ चुकी है, यकीन माने। मुझे आपको बताऊं कि एलोपैथिक डॉक्टर, कल परसों की भी बात है, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेता, उस खातून ने कहा, एक बहुत बड़ा स्किन से उसने अपने ग्रास से मुझे सल्फर और मुझे सलाइना, मुझे फलां फलां दवाइयां निकाल के दी कि ये ठीक करेंगी तुम्हें। जैसे कि हम कहेंगे जी हम तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को समझते ही नहीं, हम बातें नहीं करते। लिहाजा जो बंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बात नहीं करना चाहता, जो बंदा जेनेटिक्स पे बात नहीं करना चाहता, मत सुने उसको, वो आपको गुमराह करेगा। तो ये वही सोच है, ये इत्तेफाक से ये अफरोजम आ गया है, इत्तेफाक से, कि वो कहता है 3 डिजीजेस इकट्ठी हो जाती हैं, 3 डिजीजेस। और एक जगह वो कहता है कि ये बीमारियां जो है अपने अपने जिस्म के अंदर एरिया मुतय्यन कर सकते हैं। ये मेरा एरिया है, बाज को लिवर की भी डिजीज होगी, बाज को किडनी में जाके बैठ जाएगी, बाज को दिल में बैठ जाएगी। तो वो कहता है एरिया डिफाइन कर लेती हैं, टेरिटरी बना लेती हैं। जैसे शेर टेरिटरी नहीं बनाता, इस एरिया में और कोई नहीं आ सकता। तो हमें एक वक्त में 3 बीमारियों को भी देखना है। ये जो कंसेप्ट है ना कि हम मरीज का इलाज करते हैं, ये कंसेप्ट होम्योपैथी का ही नहीं है। होम्योपैथी का ये कंसेप्ट ही नहीं है, ये लफ्ज नहीं, ये सेंटेंस नहीं, ये फ्रोजम डॉक्टर अली का लिखा हुआ नहीं है। इसमें साइकोसिस क्या है? ये बैक्टीरिया है, गुणों का ही है। इसमें सिफिलिस क्या है? ये बैक्टीरिया है। तो ये डिजीज के नाम नहीं लिखे हुए। तीसरा म्यार मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर मुजमन और की बुनियादी वजह सो रहा है ख्वाहिश बीमारी का जो भी नाम हो। मरीज ये कि एलोपैथिक के गैर
म्यारी इलाज की वजह से ये अमराज बढ़ते बढ़ते बदसूरत और फरीयत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और वो कहता है, एक तो जुल्म ये कि वो कहता है कि साइकोसिस और सिफिलिस बगैर दवाई के ठीक नहीं होता, ये वो खुद कहता है। ऊपर से जो दवाइयां गलत दी गई हैं, इसकी वजह से एक और बिगाड़ पैदा हो गया और अल्टीमेटली जो है इसको कहते हैं हम सप्रेस चीजें हो जाती हैं, दब जाती हैं। मैं आगे कार्सिनोसिस में बात करूंगा। तो ये बात ध्यान में रखें कि इत्तेफाक से ये फ्रोजन आया तो बड़ा ही जो हमारे नसोड़ के साथ बड़ा को रिलेट कर रहा था, तो इत्तेफाक से सीरीज में आ गया। तो इस बात को ध्यान में रखें कि वहाँ जो है हमारे पास मरीज आते हैं, उनके अंदर जनाब देखें एच पेलोरी भी होता है, उनके अंदर स्टेप्टोकोकस भी पॉजिटिव आया होता है, उनके पास टीबी भी पॉजिटिव है, 3-3 4-4 गट्ठे बैक्टीरिया आए होते हैं। तो क्या करेंगे हम? तो हमें सबको एड्रेस करना है। हाँ जी, आते हैं कार्सिनोसन पे आते हैं। देखिए जी, कार्सिनोसन को जिसने समझ लिया उसने होम्योपैथी को समझ। इतनी बड़ी दवाई और इसको बनाया फोबिस्टर ने था और इसको इस्तेमाल करना यार इस चीज ने सिखाया लोगों को। इसका जितना इस्तेमाल हमने सिखाया, जिससे फायदा हमने उठाया, ये तो हम उसको सल्यूट करते हैं फोबिस्टर को, जिसने ये नसोड़ बनाया था। उसको सलाम है कि उसने एक नई बुनियाद रखी, एक नई दवाई लोगों के साथ रखी कि जो आज पता चलता है कि ये इसका दायरा कितना वसी है। तो इस नसोड़ का सोर्स जो था वो ब्रेस्ट का डिस्चार्ज कैंसर का जो था, उससे फर्स्ट टाइम फोबिस्टर जो डॉक्टर था उसने इसको इंट्रोड्यूस कराया। और उसके बाद ये इसी ब्रेस्ट से जो दूसरा नसोड़ बना कार्सिनोसन का, वो बर्नट ने बना। तो ये पहले फोबिस्टर है और उसके बाद बर्नट है। तो इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो लोग हमारे पहले हमसे गुजरे हैं, इनका एहतराम, इनका नाम, इनकी इज्जत करना, इनके लिए दुआ करना, ये हम पे फर्ज है, ये हम पे लाजम है कि हम अपने जिससे हम सीखते हैं, जिससे हमें समझते हैं कि उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना हम पे लाजम है। और फिर खुदा जो ऊपर देख रहा होता है आपको और अनायतें करता है। और वो लोग जो आपको किसी से सीखे हुए बंदे से जब अपना कद उससे ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो खुदा गवाह यूं दबोचता है उसको, क्योंकि खुदा नेचर के खिलाफ जाने वाले को बड़ा रोकता है। क्योंकि ये इल्म किसने दिया? खुदा ने दिया। खुदा ने हमें सिखाया तो खुदा का एहतराम हम पे लाजम है। खुदा के जरिए जिससे हमने सीखा उसका एहतराम। इसका मतलब अगर हम उस बंदे का एहतराम नहीं करते जिसने आपको इल्म दिया, इसका मतलब आप खुदा का ख्याल नहीं करते। दुनिया के सारे उलूम किसने ट्रांसफर किए? खुदा ने ट्रांसफर किए। और खुदा के जरिए जिसके ट्रांसफर हुए, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप उसको अदब नहीं देते, आप उससे अपने आप को बड़ा तस्वर करते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप खुदा से भी नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को बड़ा तस्वर करते। तो ये हमारा फर्ज बनता है। और मैं आपको बताऊं, वहां आमद आनी रुक जाती है। वो कहता है जिसने मेरे कानून की खिलाफवर्जी की, मैं उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। खुदा का इल्म ट्रांसफर हुआ हनीमन को, हनीमन ने इल्म हमें ट्रांसफर किया। तो हमें एहतराम जो हनीमन का करते हैं, बेसिकली हम खुदा का एहतराम करते हैं। फोबिस्टर ने हमें छोड़ दिया तो हम फोबिस्टर का एहतराम करते हैं, तो हनीमन का एहतराम करते हैं, तो फिर खुदा का एहतराम करते हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें। होशियारी, चालाकी ये इल्म नहीं है। इल्म तो बड़ी सादगी, इनके सारी आजिज़ी, ये इल्म का नाम है। प्रोफेसर साथ लिखने से बंदा, मैं माजरत के साथ जो एक्चुअल प्रोफेसर है, बहुत सारे हमारे जिन्होंने 40-50 साल सर्विसेज करने के बाद, मेरा एक दोस्त है वो पीएचडी उसने की हुई है हदीस में, और अब भी मुझे कहता है कि 20-25 साल के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा।
तो ये जो हमारे प्रोफेसर है ना, खुद नमाई, अब यार काम सीखें, अब काम सीखें। प्रोफेसर साथ लगाने से मैं तो हो सकता है कोर्ट में चला जाऊं, सारे में जो प्रोफेसर साहब लिखते हैं मैं बंद करा दूं, मैं इनको अदालतों में बुला लूं, मुझे ज्यादा ना छेड़ा जाए। कहां से तुम्हें डिग्रियां मिली हैं ये प्रोफेसर की, तो ना छेड़ा जाए हमें। कहां से तुम इंटरनेशनल स्कॉलर बन गए, ना छेड़ा जाए हमें। मैं कोर्ट में भी खड़ा कर सकता हूं, मैं बंद करवा सकता हूं जबरदस्ती। इसलिए अपने किबले दुरुस्त कर लें। जब मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं तो होम्योपैथी की सोचता हूं, मुझे ना बिगड़ने, मुझे अपने रास्ते पे चलने दें। हम लोगों की फलाह के लिए बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे लोग सीखें। आप उनको रिट्रैक्ट करते हैं, आप उनको गलत चीजें बताते हैं। हम कहते हैं यार तुम सीखो, जेनेटिक्स सीखो। हम कहते हैं तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीखो, आप कहते हैं मत सीखो। हद होगी है। और मैं आप पे फर्ज है, जो लोग मुझे सुनते हैं उन पे फर्ज लाजम है, आप अगर होम्योपैथी के सिपाही हैं, आप हाथ रोके इनका, आप जबानें बंद करवाएं इनकी। जहां जहां आके ये लेक्चर देते हैं, आप कहें मत बोलो, तुम्हारे पास नो एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास नो इल्म। रोके इनको, ये रोकेंगे तो खुदा आपको खुश होगा, आपकी प्रैक्टिस में इजाफा होगा। और जदीद जो इल्म है, हर आने वाला जदीद हम उससे मुस्तफीद होंगे, और जितने हम मुस्तफीद होंगे आपको ट्रांसफर करेंगे। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, उसके बाद स्क्रीनम बनी। स्क्रीनम जो है ये भी ब्रेस्ट कैंसर से बना है, और ये भी बर्नेट का, ये इस पे इसने लिखा हुआ है। और बड़ी इसकी दो अलामत इसकी बड़ी बर्नेट ने प्रूव की थी। एक, इसने कहा था कि ये पेट के कीड़े जो किसी दवाई से निकलते नहीं, वो स्क्रीनम का। और दूसरा ये जो है, ये वेरिकोस के लिए उसने प्रूव की थी, वेरिकोस के बाद। लेकिन हमने स्क्रीनम को ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छा मैंने यूज किया। मैं जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं ना, इतनी इतनी सुंडियां पड़ जाती हैं, हम स्क्रीनम की एक एक डोज देते हैं तो सुंडियां अगले दिन गायब होती हैं। तो ये इसको हम डिटेल में मैं कितना पढ़ाऊंगा। मैं पहले थोड़ा सा हम आपको आके पहले ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो नसोड्स हैं, कार्सिनोसन की सीरीज तकरीबन कोई 25 के करीब ये नसोड हैं 4 के खुराक के। तो इस पे जब मैं आगे लेक्चर में निकलता जाऊंगा, तो पहले मैं आपको कोशिश मेरी ये होगी कि हम बुनियादी फलसफे को, सोच को, उसकी इसको समझें कि ये है क्या। एंथ्रेक्सिनम भी हमारा कैंसर नसोड है, और ये तिल्ली के कैंसर से बनता है, और ये इसकी अफादियत भी बहुत बड़ी है। आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी इसको बहुत जगह जो एपीहिस्टेरिनम जो है, ये जो आपके यूट्रस का कैंसेरियन फ्लूइड है, ये उससे बनती है। आगे लाइन। और एक बड़ी लंबी सीरीज अब तैयार हो गई है। मैं कमाल का भी शुक्रगुजार हूं कि हमने कुछ बाहर से इकट्ठी की थी, कुछ इन्होंने भी की थी, और ये उस काफिले के सिपाही हैं, ये भी जो अनिमन का काफिला था। इन्होंने लोगों को नसोड बना के उनको प्रोवाइड करने शुरू किए। मैं हर उस कंपनी को सलाम करता हूं जो होम्योपैथी के फरोग में हेल्प करेगा। तो मैं इनके लिए भी बड़ा इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने काफी सारी सीरीज प्रोवाइड की। और जो भी करेगा, मैं कोई महदूद नहीं हूं किसी एक बंदे तक। अगर मॉर्गन ने, एलियस वाले ने ये प्रोवाइड किया तो हम उसको भी सलाम करते हैं। कोई और बनाएगा मेरे मुल्क का, हम उसको भी सलाम करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप बाहर से चीजें लेके आते हैं, जो दवाई यहाँ 200 की मिलती है, बाहर वो 3000 की, 2500 की मिलती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट, चले मैं खरीद के लाया हूँ, कोई दूसरा खरीद के ले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपकी मुल्क की सारी कंपनियां ये बनाना शुरू करें तो हम उसको, चूंकि ये सिस्टम के लिए, इसमें कोई तफरीक नहीं है, हम हर उस बंदे की इज्जत करेंगे, हम हर उस बंदे को सलाम करेंगे जो हमारे सिस्टम के लिए काम करे। चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, चाहे वो लेक्चरार हैं, चाहे वो क्लिनिक चलाने वाले हैं, जो ट्रूथ पे चलते हैं, हम सबको सलाम करते हैं। हमारे लिए सब, जो भी इसके खिलाफ चलेगा, हमारी उसके साथ ऐलान जंग है। उसका हाथ होगा, हमारा हाथ होगा, और उसका गिरेबान होगा। तो ये एक नई सीरीज है। हम इस पे कार्सिनोसन, एड्यूनो कार्सिनोसन है, कार्सिनोसन को है,
एड्यूनोकार्सिनोसम जब में, अब जब हम कैंसर पे बात करेंगे तो फिर आपको इनकी दवाइयों के इस्तेमाल का पता चलेगा, इस तरह से नहीं पता चलेगा। कार्सिनोसन एड्यूनोकोलोन है, कार्सिनोसन एड्यूनो पेपिलरी ओवरी है, कार्सिनोसन एड्यूनो पेपिलरी यूट्रस है, कार्सिनोसन नोमा एड्यूनो स्टोमिक है, ब्रेन है, रेक्टम है, स्कोमस सेल है, और कार्सिनोसन एस्ट्रोसाइट है, कार्सिनोसन को है, कार्सिनोसन ग्लाइब्लास्टोमा है, और कार्सिनोसन लंग्स है, कार्सिनोसन मेलानोमा है, कार्सिनोसन मिक्स है, और कार्सिनोसन माउथ है, कार्सिनोसन नेक है, कार्सिनोसन ग्लैंड है, कार्सिनोसन लिवर है। ये पूरी सीरीज है, 24-25 दवाइयां नसोर्स हैं। पहले तो देखें हम एक कार्सिनोसन पे काम चला रहे और उस कार्सिनोसन ने भी बेतहाशा काम किया था। अब आपके पास 24 और वेपन है इस रिसोर्स के यार, तो हम तो दुनिया में तहलका मचा सकते हैं अगर हम इसको समझें। हम दुनिया में रेवोल्यूशन बर्पा कर सकते हैं अगर हम इसको समझें। एक कार्सिनोसन की फैमिली को समझने का मतलब है आप बहुत बड़ी डिजीज को समझ रहे हैं। तो लेट्स आते हैं कार्सिनोसन के इस्तेमाल से पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको कैंसर बताऊं कि कैंसर होता क्या। जब आप कैंसर को समझेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि हम कार्सिनोसन की कौन सा कार्सिनोसन कहां इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, लेट्स कम टू। अब हिस्ट्री में यह कहा गया लफ्ज कार्सिनोसन कहां से आया, कैंसर का लफ्ज कहां से आया। कार्सिनोसन इज अ कैंसर नोसोर। To understand carcinoma, it is necessary to know what is the cancer first. हाँ याद है, हिपोक्रेट्स का नाम आपने सुना हुआ है। इसने 640 कबल मसीह हम कहते हैं, बिफोर क्रिश्चियनिटी ईस्वी शुरू होने से पहले जो वक्त था उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिश्चियनिटी। और इसके साथ एडी का भी लफ्ज आता है, वो आता है जब जो यहूदी क्या उसको कहते हैं, ये जो आफ्टर उसके जब जो मूसा यहूद जब का सन शुरू होता है तो हम उसको एडी कहते हैं, और फिर हमारी जो है वो स्टार्ट होती है हिजरी पे। तो तारीख को मतलब हम पढ़ते हैं तो बेशुमार जगह बीसी का लफ्ज यूज होता है, एडी का लफ्ज होता है। तो बीसी का मतलब है बिफोर क्रिश्चियनिटी। तो हिपोक्रेट बिफोर क्रिश्चियनिटी गुजरा और उसने कैंसर पे काम किया। Hippocrates described the several kind of cancer and referring to them with Greek word carcinos। ये कार्सिनोस का जो लफ्ज है ये इंट्रोड्यूस कराने वाला जो शख्स है वो है हिपोक्रेट्स। तो कैंसर की तारीख आप अंदाजा लगाएंगे कि 222, ये तो ईस्वी सदी चलिए 2000 साल तो ये हो गया, तो इससे 600 पहले लगा लें। ठीक है, उस वक्त इसने कहा कि ये ग्रीक वर्ड था और इसका मतलब था क्रैब या क्रैबी फिश। क्रैब देखे ना, ये केकड़ा वहां होता है जैसे स्कॉर्पियो होता है, क्रैब यू शिकंजा गौर लेना। तो इसकी लफ्जी मतलब ये है कि क्रैब। आगे चलें जी। सिरसोसिस ये भी एक बहुत दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी आदमी था और इसने 25 बीसी में, और जब एडी शुरू हो गया उसमें इसके दौरान इसने जो ट्रांसलेटेड कार्सिनोस इनटू लैटिन वर्ड कैंसर आल्सो मीनिंग क्रैब। तो इसने भी एक लैटिन जो वर्ड था, ग्रीक का वर्ड था, लैटिन वर्ड था, उसने भी क्रैब कार्सिनोसन का नाम, क्रैब को उसने कार्सिनोसन में। तो ये दो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेट थी कैंसर की वो थी क्रैब से, उन्होंने कैंसर का लफ्ज इजाद किया। ठीक है जी, तो अगर हमें पता होना चाहिए कि इसकी तारीख क्या है कैंसर की। आगे चलते हैं। कैंसर इज आल्सो नोन एज ए न्यूप्लेजिया विच मीन्स न्यू ग्रोथ।
इसको बाद में ये इसको न्यूप्लेजिया का भी नाम दिया गया कि एक नई ग्रोथ, एक नॉर्मल जिस्म है और नॉर्मल जिस्म के अंदर कोई अबनॉर्मल जब ग्रोथ आई तो उसने इसको कहा कि ये क्या है, ये न्यूप्लेजिया है। A malignant growth or tumor resulting from any uncontrolled division of the cell, एक सेल की डिवीजन होती है जो एक साइकिल होता है, जैसे स्किन के साइकिल में मैंने बात की कि महीने बाद टूटता है, 2 महीने बाद टूटता है। जैसे ब्लड के सेल 3 महीने बाद रिसाइकल होते हैं, नए ब्लड के सेल आते हैं। तो ये सेल सारे जो है इनका साइकिल होता है। तो कहता है ये साइकिल जो है ये ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देता है, तो फिर हम कहेंगे ये कैंसरियन ग्रोथ शुरू होगी। तो कैंसर इज अब नॉर्मल मैस ऑफ द टिश्यू, किसी भी नॉर्मल स्मूथ का ये मसल है मेरा, इसके ऊपर कोई ग्रोथ आ जाती है तो उसको हम ये कहेंगे कि ये अबनॉर्मल ग्रोथ है। फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, फिर हम उसकी आगे जाके तो फिर करें। तो कैंसर इज अबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू द ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड एंड इज अनकोऑर्डिनेट विद द ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, और ये आपके नॉर्मल टिश्यू से। तो पहला सवाल, जब किसी के बंदे के अंदर कोई नई तब्दीली आती है उसकी नॉर्मल ग्रोथ से, वो अपना अल्ट्रासाउंड कराता है तो कहते हैं लिवर, एक नॉर्मल लिवर था, इसके अंदर एक कोई फोड़ा बन गया, इसके अंदर सिस्ट क्रिएट होगी, इसके अंदर ट्यूमर क्रिएट हो गया, आपकी हड्डी पे कोई ग्रोथ आ जाती है, आपके मुंह पे कोई ग्रोथ आ जाती है, आपकी स्किन पे कोई ग्रोथ आ जाती है, आपके जैसे सिस्टम में कोई ग्रोथ आ जाती है, तो आपको कॉन्शियस हो जाना कि ये, अब फिर फर्दर उसकी एनालिसिस करेंगे कि या इट इज अ बिनाइन ग्रोथ और दिस इज अ मैलिग्नेंट ग्रोथ। तो ये ग्रोथ का हो जाना कैंसर, ये समझें कि फिर क्या है। आगे चलते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है इस ग्रोथ का? खुदा ने तो जो जो आपकी जेनेटिक स्टडी बनाई है, जो आपके, आप देखें कि आपका एक सेल है, सेल का अंदर एक न्यूक्लियस है, एक आउटर लाइन है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो आपका सारा ब्लड फ्लूइड पड़ा होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, जैसे किले की दीवार है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ, वो धागे की तरह होता है और इतना बारीक है कि माइक्रोस्कोप के जरिए डीएनए को देखा जाता है। उस डीएनए पे 3.2 बिलियन 30 अरब 20 करोड़ वो स्टेप्स हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे जैसे सीढ़ियां होती हैं ऐसे स्टेप्स है। तो 3.2 बिलियन 3 अरब 20 करोड़ वो इसका स्ट्रक्चर है। उसके अंदर 23 क्रोमोसोम है और कोई 30,000 के बहुत जीन्स हैं। अब कैंसर या कोई भी एबनॉर्मलिटी बनती है, हम कैंसर के जीन का डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 30,000 जीन पे अगर कोई भी तब्दीली आती है तो आपकी बॉडी का कोई भी फंक्शन खराब हो सकता है। ठीक है, मसलन पैदा होने वाला बच्चे, उसका अगर कान के अंदर जो जीन काम कर रहा है तो उसका कान का सुनने का निजाम ही नहीं डेवलप होगा। तो इसका मतलब है उसके जो डीएनए पे जो कान को कंट्रोल करने वाला जीन है वो या तो उस पर मोटेशन आ गई या बनाएंगे। इसी तरह स्किन पे अगर कंट्रोल करने वाला जीन काम नहीं कर रहा तो 30,000 जीन्स हैं, वो उनका एक रूटीन वर्क है कि सारा अपना प्रोग्राम बनाते हैं 30,000 जीन, और फिर ये फोटोस्टेट होके थ्रू आरएनए के जरिए ये साइटोप्लाज्मा में आते हैं और फिर ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और फिर बॉडी वो सारे फंक्शन करती है। तो बुनियादी तौर पर हमें ये समझना है कि कैंसर बनाने में किन किन जीन का, 30,000 जीन का रोल नहीं है, किन जीन का रोल है, उन जीन्स को हमने समझा। वो 4 जीन्स हैं। पहला जीन है जिसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ये ग्रोथ करता है, ये नॉर्मल हर शख्स में ये डिजाइन किया गया है, हर शख्स में खुदा ने ये डिजाइन किया है, और एक नॉर्मल ग्रोथ करता है ये ट्यूमर बनाने की। लेकिन ये जीन जब एबनॉर्मल ग्रोथ करनी शुरू कर देता है तो एक रोल तो इसका है। फिर खुदा ने एक
अगर ये नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ शुरू कर देता है तो खुदा ने इसका एक तोड़ पैदा किया जिसको कहते हैं एंटी ऑन्कोजीन और ग्रोथ इनहिबिटरी जीन, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला जीन, या सप्रेसर जीन, ग्रोथ को सप्रेस करने वाला जीन। ये भी डिजाइन है। अब फिर ये एक्टिव हो जाता है और उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है। हाँ, वो उसकी ग्रोथ को, तो ये आपके जहन में एक तो ग्रोथ, सिंपली एक ग्रोथ करता है। आप ये कहें एक नेकी का फरिश्ता है, एक बदी का फरिश्ता है। तो जब बदी का फरिश्ता काम ज्यादा तेज करता है तो नेकी वाला उसको रोकता है। आप यूं भी इसको समझ सकते हैं, एक काम करता है, मसलन आप कोई गलत काम करते हैं, आपके घर में कोई बड़ा कहता है नहीं ये काम नहीं करना, तो एक रोकने वाला सीधा से एक बनाने वाला। इतनी तो समझ आ गई ना। एक पैदा करता है, दूसरा उसको कंट्रोल, जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा। हमारे लॉज है ना, लॉज है कि आपका राइट जहां शुरू होता है वो मेरा, मतलब एक दूसरे के राइट की एक लिमिट्स है, जहां वो खत्म होता है वहां मेरा राइट शुरू हो जाता है। तो ये जब एक जीन्स काम करना ज्यादा जरूरत से शुरू करता है, दूसरा उसको अंदर से रोकता है। एक तो ये दो जीनों का रोल है जी। और एक तीसरा जीन है जिसको एपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन कहते हैं। इसका काम यह है कंट्रोल द प्रोग्राम सेल डेथ। इसका काम यह है कि यहां से सेल जब जाया हो गया, डेथ होगी, इसको शिफ्ट करेगा ग्रेवयार्ड, हटाता है। आपकी एक दवाई यहां आएगी, उसका नाम है कार्सिनोसन स्टोमा। एक कार्सिनोसन स्टोमक है, एक कार्सिनोसन स्टोमा है। स्टोमा यहां काम करेगी जब ये डेड सेल, तो उसका काम क्या है कि वो डेड सेल यहां जमा जो होते रहते हैं, क्योंकि उसको हटाने वाला कोई नहीं। आपके घर में गंद पड़ा हुआ है, कमेटी वाला आया नहीं, ये जो जीवन इसमें कमेटी वाला है, वहां से इसने गंद हटाना है। समझ आ रही है? वो गंद जमा हो गया, वो कैंसर बन गया। समझ आइए? तो उसके लिए वो आपकी दवाई है कार्सिनोसन स्टोमा, STROMA, स्टोमा। तो ये एक हमारे पास और जीन्स काम करता है जिसका काम है डीएनए के अंदर कोई भी खराबी पैदा हो जाती, तो इस डीएनए को वो ठीक करता है। और याद रखें, डीएनए को ठीक करता है कार्सिनोसन भी, और डीएनए को एक्सरे भी बड़ा अच्छा ठीक करता है, डीएनए को सोल भी बड़ा अच्छा ठीक करता है। तो डीएनए की तो को ताकत, उसकी खराबी को दूर करना जो है वो हमारा ये जो डीएनए रिपेयरिंग जीन है, अगर इनमें से कोई जीन भी के ऊपर मुटेशन क्या होती है कि मेरा ये फंक्शन है, मैं यहां से बाहर जा रहा हूं, मैं यहां से अंदर आ जा रहा हूं, मैं अपने क्लिनिक पे काम करूं, ये दिस इज द नॉर्मल फंक्शन। मुझे कोई यहां रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मेरे गिर बाढ़ लगा देता है, मेरे जेल में डाल देता है, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि मैं अपना नॉर्मल फंक्शन ना करूं। दिस इज द मोटेशन, कि जीन्स के ऊपर एक जाल बन गया और जीन अपना फंक्शन रोक दिया उसने। मतलब मैं बड़ा बात आपको समझ आ रही, मैं बड़े उस हर अंदाज से समझाने की कोशिश करूं, और बहुत आसान सा सिंपल सा है। मुझे कल भी एक बंदा कहता आप इतनी आसानी से समझाते हैं, हमें समझ आती। वो डॉक्टर नहीं है, आम बंदे, वो कहते समझ आ जाती। तो ये तो आप थोड़ा, आप एक जीन जो है, ये जीन पे मोटेशन क्या हो जाएगी कि उसके ऊपर, अब ये मोटेशन फिर कई वजूहात की वजह से, ये मोटेशन मसल अगर आप साइकोसिस की पैथोफिजियोलॉजी देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये स्किन से चलता है और फिर चलते चलते सेल के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहां पहुंच जाता है, और फिर उससे ये टक्कर मारता रहता है, न्यूक्लियस को पकड़ते टक्कर मार 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 के 25-30 साल ये टक्कर ही मारता रहता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाता है। जब न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाएगा तो फिर कोई मोटेशन करेगा, किसी न किसी जीन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इतनी बात समझ आई जी? मैकेनिज्म समझ आ गया जी कि कैंसर बनाने का बेसिक, और ये हर जगह यही मैकेनिज्म होगा। ब्रेन के अंदर कैंसर बनेगा तो यही मैकेनिज्म होगा, लिवर के अंदर कैंसर बनेगा तो यही मैकेनिज्म होगा, फेफड़ों के ऊपर कैंसर बनेगा तो यही मैकेनिज्म होगा,
कोई 4 चीजें आपने याद करनी है और 4 चीजों की खराबी को हमने दूर करना है, और फिर वो आगे जब हम चलते जाएंगे तो फिर इसकी ये तो बेसिक बुनियादी चीज हमें समझ आ जाए कि दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द किड। जहां भी होगा यही। और ये जो एंटी ऑन्कोजीन है, ये सैकड़ों हजारों की तादाद में बॉडी में होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन भी बहुत सारे होते हैं, हर ऑर्गन में बेशुमार जीन काम करे। ठीक है ना। तो ये इतनी बात आपको समझ आई तो फिर आपको बात जो मैं आगे करूंगा वो बात समझ आएगी। आगे चलते हैं। और कैंसर, वो कहते हैं कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन द जीन। मतलब कैंसर तो तब बनेगा इसके ऊपर के। अब कैंसर को देखते हैं लाइन। कैंसर में बी क्लासिफाइड बाय देयर प्राइमरी साइट ऑफ द कैंसर। हमें कैसे जज करना? एक तो होता है कि यहां एक ट्यूमर बन गया, दिस इज द प्राइमरी साइट। फिर ये बन के यहां आ गया, दिस इज द सेकेंडरी साइट, जिसको आपने कहा है कि मेटास्टेसिस, कि ओरिजिनेट कहां से हुआ। अब कैंसर आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक ओरिजिनेट, एक ट्रांसफर। तो ये बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, बाय देयर प्राइमरी साइट ऑफ द ओरिजिन एंड बाय हिस्टोलॉजिकली और टिश्यू टाइप। फिर वो टिश्यू को भी हम समझेंगे कि ये जो कैंसर है ये एपिथेलियल कैंसर है, और ये कहां जाता है। फिर ग्लैंड का कैंसर है, कहां का कैंसर है, वो फिर कहता है कि इसको हम क्लासिफाइड कर। फिर क्लासिफिकेशन बाय ग्रेडिंग होती है कि ये किस ग्रेड में है, उसको भी हम डिस्कस। फिर क्लासिफिकेशन बाय स्टेज होती है, ये पहले छोटा सा था, फिर इसने फिर उस ऑर्गन छोटे से में पड़ा होता, फिर अपने इसने इर्द गिर्द के टिश्यू को पकड़ लिया, फिर और बड़ा इसने और दायरा फैल लिया, फिर दूसरे ऑर्गन तक चुट गया। तो दिस इज द स्टेजेस 1 2 3 4। आपके पास लिखी रिपोर्ट आती है स्टेज 3 कैंसर है, स्टेज 2 कैंसर है, स्टेज 1 कैंसर है। तो फिर आप इसकी वो जो सिविरिटी है उससे अंदाजा लगाएंगे कि ये आप अपने ऑर्गन से निकल चुका है, ये आप फैलना शुरू हो। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आगे चले। कुछ मजा आ रहा नहीं आ रहा? अब वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर आगे कर रहा है कि बेस्ड ऑन द टिश्यू ओरिजिन। एक हम टिश्यू को ओरिजिनल बेस करेंगे, जैसे कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकीमिया है, लिम्फोमिया है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का कैंसर है। तो ये क्लासिफिकेशन विद द टिश्यू है। अब हमारा ये जो कार्सिनोमा है ना, जिसको आप कार्सिनोमा कहते हैं, ये बेसिकली स्किन का कैंसर है, ये स्किन का कैंसर है। और इसी तरह सार्कोमा है, ये कनेक्टिव टिश्यू और बोन का हो जाता है। ल्यूकीमिया जो होता है वो हमारा ब्लड के बोन मैरो का कैंसर होता है। तो वो ये कह रहा है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं टिश्यू लेवल पे। इसी तरह बेस्ड ऑन द सेल लेवल, जर्म सेल ट्यूमर है, ब्लास्टोमा है। इसी तरह बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द मैलिग्नेंसी, बिनाइन ट्यूमर है, एक बिनाइन सादा ट्यूमर है और एक कैंसर ट्यूमर। आगे चलें और थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूं। अब बेस्ड ऑन द टिश्यू टाइप कैंसर may be classified into the 6 major category। 6 मेजर कैटेगरी हैं जी कैंसर की, 6। पहली क्या है? कार्सिनोमा है। दूसरी क्या है? सार्कोमा है। तीसरी क्या है? माइलोमा है। चौथी क्या है? ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है और मिक्स टाइप्स है। आपको ये 6 कैटेगरीज है, मेन 6 कैटेगरीज जो कैंसर जिसको हम लेबल करेंगे। जहां आपके पास लिखा होगा कार्सिनोमा तो इसका मतलब है कैंसर, जहां लिखा होगा सार्कोमा इसका मतलब है कैंसर, जहां लिखा होगा माइलोमा इसका मतलब है कैंसर, जहां लिखा होगा ल्यूकीमिया इसका मतलब है कैंसर, जहां लिखा होगा लिम्फोमा इसका मतलब है कैंसर, और फिर मिक्स टाइप्स ऑफ कैंसर। अब आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कार्सिनोमा, व्हाट इज द सार्कोमा। आगे आएंगे अगली स्लाइड में। अब कार्सिनोमा क्या है? Carcinoma is the most common type of the cancer according to 80 to 90%।
आप कहेंगे स्किन तो सारी बाहर पड़ी है तो 80-90% ये कैसे हो गया? कार्सिनोमा is the most common type of cancer according to for 80-90% all cancer diagnosis carcinoma form in epithelial tissue. अब ये जो हमारी लेयर है, दिस इज द epithelial tissue, और ये लेयर एक्सटर्नल भी है और ये लेयर एक्सटर्नल। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट, उसकी कवरिंग लेयर किससे है? एपिथेलियल। आपका लंग्स, उसकी कवरिंग लेयर किसकी है? एपिथेलियल की। आपकी जो म्यूकस पूरी, आपकी डाइजेस्टिव कैनाल जो पूरी है, उसकी लेयर किसकी है? अच्छा, आपके गुर्दों के ऊपर कवरिंग किसकी है? एपिथेलियल की। तो ये अब देखें, दैट द योर ऑर्गन इंटरनल पैसेज इन द योर बॉडी एंड योर स्किन, ये सारी यही लेयर है। तो जब आप पढ़ेंगे ना कार्सिनोसन मेलानोमा को, तो फिर आपको जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इस कार्सिनोमा को समझेंगे। आगे समझ? लोग पूछते हैं हम कार्सिनोमा मेलानोमा कहां इस्तेमाल करेंगे, तो उसको क्या समझना पड़ेगा? उसको कार्सिनोमा समझना पड़ेगा। तो कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन, और ये सबसे बड़ा कैंसर है बॉडी के अंदर। कि ये जो आपकी एपिथेलियल लेयर है, ये कहां कहां नहीं है, ये तो पूरी बॉडी की कवरिंग लेयर सारी यही बनाती है। हार्ट की, फेफड़ों की, गुर्दे की, यूट्रस की, हर जगह ये कवरिंग लेयर। इसका मतलब है कि आपको कार्सिनोमा मेलानोमा को ज्यादा समझना पड़ेगा। आप समझ? तो जहां आपका एपिथेलियल कैंसर आएगा तो फिर कार्सिनोमा मेलानोमा। वो कहते हैं carcinoma appear as the tumor that may be formed on your skin or in your lungs, breast, prostate, colon, kidney, pancreas and etc. अब बात समझ आएगी कि इसका मतलब है कि कार्सिनोमा जो मेलानोमा बना है, जिनोसोल बना है, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है। और हमारे लोगों को कार्सिनोमा मेलानोमा का फंक्शन ही नहीं पता। आज समझ लग रही है कि आपने कार्सिनोमा मेलानोमा कहां इस्तेमाल करना। फेफड़ों के ऊपर भी कैंसर बनता है, लिवर के ऊपर बनता है। तो आपको इसको जब जब हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो उसमें लिखा आएगा, उस पर लिखा आएगा कार्सिनोमा ऑफ लिवर, उस पर लिखा हुआ कार्सिनोमा ऑफ द स्टोमक। जब ये लिखा आएगा तो यह समझें कि ये स्किन का कैंसर फैल के वहां पहुंचा है। जब लिखा होगा कार्सिनोमा, तो फिर क्या होगा? एपिथेलियल के साथ ग्लैंड टिश्यू इन्वॉल्व हो गए, फिर और बढ़ गया। फिर जहां एड्यूनो कार्सिनोमा आएगा तो फिर कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी? कार्सिनोसन एड्यूनो। समझ आ रही है जी? तो सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं लोगों को। मजा आ रहा है ना कि आपके पास इतनी फौज इकट्ठी होगी है कार्सिनोसन की, तो आपने कहां कहां इस्तेमाल करनी है। और मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। आपके पास टेस्ट आएगा, जैसे मैंने कहा था ना कि नसोल को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, तो मैंने कहा था आप वो कराएं, कल्चर कराएं। अब कैंसर के इस्तेमाल को, कार्सिनोसन के इस्तेमाल का करने का तरीका कि आपको हिस्टोपैथोलॉजी की, और हिस्टोपैथोलॉजी आपको मैक्सिमम 90% से अबव लोग आपके पास करा के आए होते हैं, उनके पास रिपोर्ट मौजूद होती है। आपने वो रिपोर्ट पढ़नी है तो उस पर देखना है कि कौन सा कैंसर इसने लिखा है। जब उसने खाली कार्सिनोमा लिखा है तो इट्स मीन कि दिस इज द एपिथेलियल कैंसर, और चाहे वो कहां भी डेवलप होता है, चाहे वो उसने लिखा कार्सिनोमा ऑफ द लिवर, तो इसका मतलब ये ले रहा है आपकी। समझ आ रही है? जरूरी है कि वो स्किन का कैंसर हो। वो कहीं उसके साथ जब वो हिस्टोपैथोलॉजी करेगा, जब उसका टेस्ट करेगा तो देखेगा कि ये सेल कौन सा है, उस सेल से अंदाजा लगाएगा कि ये कार्सिनोमा है, और ये कार्सिनोमा बेसिकली स्किन का कैंसर है। साथ अगर लिख देता है कि कार्सिनोमा विद लिवर है,
तो फिर ये आप समझ लें कि ये वहां पहुंच। ठीक हो गया जी, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं, मैं एक फिर हम इसको समझाते हैं। एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियम, सरफेस ऑफ एपिथेलियम, इसका जो कैंसर बनेगा इसको हम कहेंगे कार्सिनोमा। ठीक हो गया जी। अब हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे ये बोन है, ये बोन के साथ आपके लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, इसको फेब्रोस कहते हैं। और इससे जो कैंसर बनेगा इसको कहते हैं फेब्रोसार्कोमा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जहां जहां जो आपसे एक से जुड़ता है वहां कनेक्टिव टिश्यू है। समझ आ गई जी। पहले कहते हैं यहां टिश्यू डेवलप हो गया हो कैंसर, जहां जहां अपना कनेक्टिव मसल और बोन के साथ जो जोड़ है इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। वहां जो ट्यूमर बनेगा इसको कहेंगे फेब्रोसार्कोमा। समझ आ रही है जी। अब इसके नीचे वो यही कनेक्टिव टिश्यू आगे बोन भी आ गई, तो बोन का जो कर्सन बनेगा उसको कहेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। तो यहां कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी? कार्सिनोसन ऑस्टियो। और कार्सिनोसन ऑस्टियो कनेक्टिव टिश्यू में भी काम करती है, फेब्रोसिस पे भी। तो ये आपने उठा के आप इसको भूल जाएं, आप कार्सिनोसन जो जो मेलानोमा इसको आप भूल जाएं, आप फिर इस कनेक्टिव क्या माने हैं। ठीक है जी। आपने फिर ऑस्टियो कार्सिनोसन ऑस्टियो आपने यूज करना। ठीक है जी। अब स्मूथ जो मसल है हमारा, ये स्मूथ मसल है, अब इसके अंदर स्टेटेड मसल्स है या फैट्स है, इसके अंदर जो बनता है इसको ल्यूमायोसार्कोमा कहेंगे और रेब्डोमायोसार्कोमा कहेंगे। आपके पास, अब इसको हम जज करेंगे कि हमारे पास जो कैंसर, मसल के कैंसर की कौन सी दवाई है। ठीक है जी। तो वो कार्सिनोसन जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश ये मैं कर रहा हूं कि मैं आपको बेसिकली कैंसर की इकसाम समझा दूं। जब आप कैंसर की इकसाम समझ जाएंगे तो दवाई, बाद दवाइयां उसके नाम से भी है, क्यों जी। और फिर इसके पीछे बहुत सारी और कहानी चलेगी। मसलन स्किन का कैंसर है, तो स्किन के कैंसर की बुनियादी दवाइयां भी आपको खुदा ने उसमें दी हुई हैं, मिनरल में दी हुई हैं, प्लांट में दी हुई हैं। जैसे स्किन कैंसर में काली साल बहुत बड़ी दवाई है, स्किन कैंसर में आपके पास थूजा बहुत बड़ी दवाई है, स्किन कैंसर में आपके पास जिकोरेटी है। तो ये कार्सिनोसन जो है ये मदर ऑफ भी है उसका मेडिसिन, कि कोई दवाई जब स्टेजेस में गुजारेगी तो फिर एंड कार्सिनोसन पे जाएगी। यहां से बेलाडोना चली, कल्केरिया कार बनी, क्रॉनिक कल्केरिया कार के बाद फिर कार्सिनोसन आ गई। यहाँ ब्राइन एग्नेशिया चली, एग्नेशिया के बाद नेट्रोमेर चली, नेट्रोमेर के बाद एसिड फास चली, एसिड फास के बाद ओरोमेर चली, और फिर ये काम जब छोड़ देंगी तो फिर कार्सिनोसन आ गई। ये लड़ियां इधर से चल के इधर, मतलब आप एक दायरा है यूं, और यूं शाखें सारी आके इस दायरे के ऊपर आके खत्म हो रही। जितनी बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां, जितनी दवाइयां हैं, वो अल्टीमेटली इस दायरे के अंदर कार्सिनोसन के ऊपर, कैंसर पे आ जाएंगे। समझे? ये देखें ना, एक दायरा है, एक दायरा है, मतलब ये क्लिनिक को दायरा समझ लें, इधर से भी ट्रैफिक आ रही, उधर से भी ट्रैफिक आ रही, उधर जैसे चौक होता है, जैसे कैपिटल होता है, कैपिटल से लिंक है पूरा मुल्क। तो कार्सी का जो नसोड है ये लिंक है सारी बीमारियों के साथ, ये लिंक है सारी डिजीजेस के साथ। अब समझ आ रही? मैं और आसान कर दूं, दिस इज द कैपिटल विच द लिंक, फालिया तहसील नाल भी है, लाहौर नाल भी है, उधर भी है, सारा है कनेक्टिवली। अल्टीमेटली कंट्रोल खत्म जब होता है तो फिर मरकज से रजू किया। लोकली दवाइयां जब अपना मसला हल नहीं करेंगी
तो फिर मरकज से हम रुजू करेंगे, वो और फोर्स भेजेगा। दिस इज द बिग फोर्स। आप कार्सिनोसन को समझेंगे, बिग फोर्स मतलब मैं ये आपको समझा दिया कि ये एक सूरज है, उसके सारे शुआएं यहां निकलेंगी और अल्टीमेटली हर दवाई, चाहे वो आप अगर साइना को देखेंगे, आप मेडोरिनम को देखेंगे, उसके अंदर भी कार्सिनोसन की सिम्टम होती है। मतलब ये नीच चेस्ट पोजीशन में डोरिनम का मरीज रखता है, ये नीच चेस्ट पोजीशन साइना का मरीज रखता है, और ये नीच चेस्ट पोजीशन कार्सिनोसन का मरीज रखता है। तो समझ आ गई? एट द एंड इसमें पहुंचना है। अच्छा, जो फैट का बनता है इसको लाइपोसार्कोमा कहते हैं। इधर यार कुछ इधर आ जाओ। जो फैट्स का बनता है इसको क्या कहेंगे? ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरीज आ गई हैं, फेब्रोस, बोन, स्मूथ मसल और फैट। इसको कहेंगे लाइपोसार्कोमा। इसको क्या कहेंगे? लाइपोसार्कोमा। अब एक लिम्फाइड है, लिम्फाइड ये सेल है, और ये कहां जनरेट होता है? बोन मैरो बनाती है। अब ये ब्लड के अंदर आ गया। बोन मैरो क्या बनाता है? आप सारा ब्लड जो बनता है सारा बोन मैरो बनाता है। तो बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोइड के अंदर अगर प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो ये हाइपर हो जाता है, और इससे व्हाइट ब्लड सेल जो ज्यादा बनने शुरू होते हैं, दिस इज कॉल्ड द ल्यूकीमिया। तो ये कहां खराबी हुई? लिम्फाइड के अंदर हुई। लिम्फाइड कहां पाया जाता है? ये बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, और बोन मैरो के अंदर लिम्फाइड पाया जाता है। और इसी के अंदर जो एक और है, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आपका एक कैंसर जो है, वो जो उसको कहते हैं ना, एक ये एक कार्सिनोसन की एक, आगे मैं आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, एक एक नसोड इसका भी बना हुआ है कार्सिनोसन का। अब ये ब्लड के अंदर सारे प्रॉब्लम है। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा जो है हमारा, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, उसके अंदर जो कैंसर बनता है, इस सेल्स की प्रोफिलेशन है, वो कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो कार्सिनोसन माइलोमा जो होगी वो यहां काम करेगी। जैसे स्किन में कैंसर कार्सिनोसन मेलानोमा, 80-90% मेलानोमा काम करेगी। तो ये आपके पास हिस्टोपैथोलॉजिकली जब टेस्ट आके आए होते हैं तो आपको वो लिखा होता है कि दिस इज द कार्सिनोमा, दिस इज द एडिनो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा स्किन हो गया, एडिनो जब ग्लैंड के साथ स्किन मिल गई तो एडिनो हो गया, और ये इसका नसोड आपके पास मौजूद है। इसी तरह फेब्रोसार्कोमा ऑस्टियो के साथ जब वो डी वाला होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा हो जाएगा, मसल का होगा तो लियोमायोसार्कोमा हो जाएगा, इसी तरह लाइपोसार्कोमा हो जाएगा। तो बोन मैरो के अंदर जब तब्दीली आएगी आपके ब्लड के अंदर तो उसको हम कहेंगे ल्यूकीमिया, हिचकन एंड नॉन हिचकन लिम्फोमा, या हम उसको कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा जो आएगा, हिचकन आएगा, ल्यूकीमिया आएगा, तो इसका मतलब है ये ब्लड कैंसर है। समझ आ गई जी? अब हमारे पास एक और कैंसर आता है जिसको नर्व के ऊपर कैंसर, न्यूरल नर्व सिस्टम का हुआ कैंसर है, इसको ग्लाइयल भी कहते हैं। अब इस पे जो कैंसर बनता है, नर्व्स आप समझते हैं ना, जो आपका नर्वस सिस्टम है, और वो नर्वस सिस्टम क्या है कि मसल जब कोई ब्रेन कोई ऑर्डर पास करता है तो दो किस्म के आपके नर्वस सिस्टम, एक होता है कि मोटर नर्वस सिस्टम है, और एक है सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम वो है कि जो आपको एक्ट करवाता है। मतलब मैं ये जब मोबाइल उठाया तो ब्रेन ने मेरे मोटर नर्वस सिस्टम को ऑर्डर किया है और इसने इसको उठाया। अब इस मोबाइल को उठाने से ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये मैसेज दोबारा मेरे पास जाएगा ब्रेन के अंदर, दिस इज द सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो दो और भी सिंपैथिक सिस्टम भी है, लेकिन एक खुदकार भी हमारा नर्वस सिस्टम है, एक आपके इरादे के ताबे भी नर्वस सिस्टम है। तो दिस इज डिफरेंट। बहरहाल आपको इतना, तो अब हमारे नर्व के साथ
ऊपर अगर ट्यूमर आके बनता है तो उसको क्या कहेंगे? न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा। वो ये मेलेनसाइट्स क्या है? ये मेलेनसाइट क्या है कि ये आपकी स्किन का एक सेल है जो आपका पिगमेंटेशन बनाता है। तो मेलेनसाइट, तो मैलिग्नेंट मेलानोमा इसको कहेंगे। ये स्किन के अंदर एक सेल है जिसको मेलेनसाइट्स कहते हैं। इसका कैंसर डेवलप होगा जिसको मैलिग्नेंट मेलानोमा कहेंगे। और फिर मिक्स कैंसर में आएगा गोनेडियल टिश्यूज। अब गोनेडियल टिश्यू कौन से? गोनेडियल टिश्यू आपके सेक्स ऑर्गन से दोस्ता, मतलब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या है? तो गोनेडियल जो लफ्ज गोनेडियल जहां लफ्ज आप यूज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके सेक्स, मसलन मर्दों की छाती नहीं है तो मर्दों की छाती बढ़ती है, तो ये कौन सा है? गोनेडियल टिश्यू हो गया। ठीक है ना? जहां जहां आपके मेल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या फीमेल ऑर्गन, मतलब ओवरी होगी, टेस्टिकल्स हो गए, ये क्या है? ये गलैंडियल टिश्यूज है। गलैंडियल टिश्यूज का मतलब है, इसको जब हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट लिखेगा तो क्या कहेगा? टेरेटोकार्सिनोमा। ये टर्में इतनी ज्यादा नहीं है। जब आप ये 6 टर्में हैं, जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार लेक्चर सुनेंगे तो ये सारी टर्में आपको, फिर आपको कार्सिनोसन की ये जो 26-25 एग्जाम है इसको इस्तेमाल करने का आप तरीका, मतलब एक तो बड़ा आसान मैंने आपको बता दिया कि वो कहता है 80-70 से 90%, 80 से 90% आपका जो कैंसर स्किन का कैंसर है, क्योंकि जो स्किन का कैंसर है वो सारे ऑर्गन की लेयर है, मतलब एपिथेलियल की लेयर आपकी हर जगह, ओसोफेगस, हार्ट, सबकी कवरिंग ले रहा है। इसका मतलब कार्सिनोसन मेलानोमा वहां इस्तेमाल है। ठीक है ना? और आप ये देखें कि हम विदाउट कैटेगराइज किए हुए, विदाउट डिफ्रेंशिएट किए हुए, हम सिर्फ एक कार्सिनोसन का इस्तेमाल करते थे तो हम कितने रिजल्ट लेते थे। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके इस्तेमाल करेंगे तो हम कितने ज्यादा रिजल्ट लेंगे। मजा आता है ना? ये कमाल है उन लोगों का जिन्होंने ये बना दी है, और कमाल है उन लोगों का जिन्होंने आप तक पहुंचा दी है। तो मेरा तो इतना ही कमाल है कि मैंने ये इल्म आप तक पहुंचाया, और ये मेरा फर्ज था, जो मुझे ये सोच थी मेरी कि मैं जिस तरह से सिस्टम को समझता हूं मैं उस तरह से आपको ट्रांसफर करूं। ठीक है ना जी? और इस ट्रांसफर करने का मुझे एक फायदा होगा, इस ट्रांसफर करने का मेरे फायदा कि मेरे लोगों के क्लिनिक चलेंगे, और मेरे क्लिनिक चलेंगे तो रेवोल्यूशन आएगा। तो यहाँ तो नजर आएगा, जब जिगर पे चढ़ा होगा हम क्लिनिकली कैसे, क्लिनिकली हम उसके तरीके दो हैं। एक तो आपको आसानी से अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, एक आप स्कैन करवाते हैं उससे आपको पता चल जाता है। और जब आपको स्कैन से अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि यहाँ एक अबनॉर्मल ग्रोथ आ गई, तो उसको मजीद जज करने के लिए आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करें। उसको क्या करेंगे? बियोप्सी करेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कार्सिनोमा है, ये एड्यूनो कार्सिनोमा है, तो आपका निचोड़ इजीली वहां इस्तेमाल हो जाए। और ये तरद्दुद आपको अक्सर करना नहीं पड़ता। मैं एक बात करता हूं, आपके पास फाइल डायग्नोज हुई जाती है आजकल। होम्योपैथ के पास उस वक्त लोग पहुंचते हैं जब ऑल केसेस वाज डायग्नोज प्रॉपरली, ये कौन सा कैंसर है, इसकी स्टेज क्या है। तो अगर आपके पास आसान तरीका है कि बंदा कहता है जी मेरा लिवर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, मेरा किडनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर एक्सरे करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। फिर अगली स्टेज आती है कि अगर वो हमें समझा कि यहाँ तो कोई ग्रोथ हो गई लिवर पे, तो कोई लिवर के अंदर तो ये ट्यूमर बने हुए हैं, तो हम मजीद स्कैन करा लेंगे, मजीद हम ट्यूमर मार्कर होते हैं। मैं मेरी कैंसर पे जब किताब आई है इंशाल्लाह, तो हम उसमें बकायदा हर टाइप ऑफ कैंसर की डायग्नोसिस भी बताएंगे, उसका टेस्ट भी बताएंगे, उसका फिर इलाज भी साथ बताएंगे। तो इसका आसान तरीका 2 स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अल्ट्रासाउंड कराएं, आप स्कैन कराएं एंड बियोप्सी। समझ आ गई? लेट्स कम ऑन जी।
आगे चल, आगे चलाओ। अब यहां आ गया। अब देखिए हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं। टाइप ऑफ टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। अब आपको वो कह रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये लाइनिंग है। एपिथेलियल लाइनिंग क्या है? पूरे बॉडी के एक्सटर्नल लाइनिंग है और तमाम ऑर्गन के ऊपर लाइनिंग है। आगे भी मैं बता चुका हूं, लिवर के ऊपर जो कवरेज है इसकी है, हार्ट के ऊपर इसकी है, ओसोफेगस पे इसकी है। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको एपिथेलियल लेयर कवर करती है। और ये अगर बिनाइन है तो इसको हम कहते हैं पेप्लाइलोमा। अगर बिनाइन, ये भी डायग्नोसिस आएगी। उसने लिखा होगा, आपने हिस्टोपैथोलॉजी कराई, उसने कहा ये पेप्लोमा है, इसका मतलब है ये बिनाइन है। अगर उसने लिखा हुआ कार्सिनोमा तो ये कैंसर। कार्सिनोसम जो है ना 80 और 90% यही है। कार्सिन, व्हाट इज अ कार्सिनोसम? कार्सिनोमा, कार्सिनोमा इज स्किन कैंसर। इतना याद रखिए, कार्सिनोमा स्किन कैंसर, और स्किन हमारी सारे ऑर्गन को इसने लपेटा हुआ है। तो ये कार्सिनोमा जब आपके पास आएगा तो आप ये समझ लें कि फिर हमने क्या करना है कि एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, एज ए ट्रीटमेंट, एज ए प्रोफिलेक्टिक, हमने एज ए आपने कार्सिनोसम जो आपके पास मेलानोमा है उसका इस्तेमाल। और सबसे ज्यादा कैंसर कार्सिनोसम मेलानोमा। समझ आ गई? अब हमारे पास आ गया जी ग्लैंड एंड ल्यूब्यूल्स। अब ये जब ये एपिथेलियल ग्लैंड ल्यूब्यूल्स के साथ मिलेगा तो वो जो ग्रोथ करेगा उसकी जो जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको कहेंगे एडिनोमा। लेकिन जब वो मैलिग्नेंट हो जाएगी, कैंसर में शिफ्ट करेगा, अब ये दो चीजें मिल गई हैं। एक तो आपकी स्किन मिल गई है और एक आपका ग्लैंड। आपके ग्लैंड देखो कहां कहां, आपका ये ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका थायराइड ग्लैंड, आपका टेस्टी ग्लैंड, कितने ग्लैंड हैं? अड्रीनल ग्लैंड, जहां जहां ग्लैंड, वहां जब स्किन मिक्स होके वहां जो कंबाइन करके बनाएगा उसको कहेंगे। और ये कैंसर भी बहुत मिलता है एडिनोकार्सिनोमा। आपके पास अक्सर डायग्नोज हुई बात आती है एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा का मतलब है कि स्किन भी साथ मिल गई है और हम इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल के कार्सिनोसम एडोनिन है ना आपके पास, तो वहां हम इसको एडिनोकार्सिनोमा जो है इस पे जो कैंसर का जो नसोड है आपको कार्सिनोसम एड्यूना या वो आप इस्तेमाल कराएंगे। और इसको अगर कहीं हमें फेलियर मिलता है तो हम इसको दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते। फिर भी हमें इसको फिरता तो हमारे पास एक सेपरेट भी दवाई है जिसको कहते हैं कार्सिनोसम ग्लैंड। तो बहुत दफा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है तो हम ये 3 नसोड भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 1 2 3, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो। और फिर आपकी दवाई अगर कोनियम बनती है, आपकी दवाई थायरोडिनम बनती है, आपकी दवाई कोई भी बनती है, तो ये दवाई उसका रास्ता मार करे, ये उसका रास्ता मार करे। अब कनेक्टिव टिश्यू है, मसल कनेक्टिव टिश्यू आ गया। और ये कनेक्टिव टिश्यू का जो होगा इसको हम कहेंगे फाइब्रोमा। फाइब्रोमा इज अ नॉर्मल ग्रोथ। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीजों को जोड़ता है, बोन्स और मसल, उसके दरमियान जो कनेक्टिव है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। वहां ग्रोथ होती है तो उसको कहते हैं फाइब्रोसार्कोमा। ठीक हो गया जी। और इसके साथ नीचे जो कहते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोमा, और इसके साथ कार्टिलेज आती है। आपको कार्टिलेज का पता है, जो जो हड्डी के साथ जुड़ी होती है, जिसको पठवारी में मुरकरी हड्डी भी कहते हैं, कार्टिलेज है, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बोन है, ये आपके जॉइंट के साथ कार्टिलेज जुड़ी होती है। ये एक कुशन होता है बिटवीन द मसल एंड, इसके अंदर लचक होती है, तो इसको कहते हैं कार्टिलेज बोन, लचक। आपके बोन हार्ड होती है, हार्ड बोन के साथ एक कुशन उसको दिया जाता है। जैसे आप सख्त सीट है तो आप कुशन रखते हैं, दिस इज द कार्टिलेज। आप ये समझे कुशन है, ये कुशनिंग।
वो कहता है कि इस पे जो बनेगा वो कोलेरोमा बनेगा, तो इसका जो कैंसर बनेगा वो कोलेरोसार्कोमा बनेगा। समझ आ गया? तो ये चूंकि हम कैंसर का इलाज करने निकले हैं, तो ये नाम से हम थोड़े बहुत हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जो बोन का है तो बड़ा सिंपल सा है, ऑस्टियोसार्कोमा। बोन ऑस्टियोमा बनेगा अगर कोई नॉर्मल ग्रोथ होती है, अगर वो मैलिग्नेंट है तो उसको कहेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। आपके पास एक कार्सिनोसम ऑस्टियो है, मैं उसको जोड़ों के दर्द में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हड्डी के ऊपर जो सार्कोमे बनते हैं उस पे आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। मतलब मैं साथ साथ आपको बीमारियां पढ़ा रहा हूं, मैं साथ साथ आपको नसोड़ भी पढ़ा रहा हूं कि यहां ये नसोड़ इस्तेमाल करें। ठीक है जी। स्केलेटल मसल का हमने पहले भी कहा था, वो है रेब्डोमायोमा, ये एक नॉर्मल है, और रेब्डोमायोमा सार्कोमा जब लग जाएगा तो समझे, जहां जहां सार्कोमा लगता जाएगा वो समझे कैंसर है, और सार्कोमा से पहले वाला हिस्सा जब लगता जाएगा तो समझे बिनाइन है। मतलब अंडरस्टैंडिंग जी है इसीलिए कि जहां सार्कोमे लगते जाएंगे ये उस टिश्यू का कैंसर होगा। अब आ गया न्यूरोनल टिश्यू, ग्लाइयल टिश्यू। ये कौन सा है? ये आपका नर्व्स का टिश्यू है। नर्व, हम इसको टिश्यू इसलिए कहते हैं कि ये नर्व सेल मिलकर एक टिश्यू, एपिथेलियल सेल मिलकर एक बड़ा टिश्यू बना, तो एपिथेलियल टिश्यू हम इसको कहते हैं कि पूरी टिश्यू। इसी तरह नर्व्स का टिश्यू होता है। अब यहां जो बनता है सिंपल है, आपके अक्सर बच्चों में आता है ब्रेन में ग्लायोमा, या नर्व पे कहीं ग्लायोमा। तो ग्लायमा बेसिकली जब लफ्ज आएगा तो इसको क्या कहेंगे? ये नर्व के ऊपर ग्रोथ है, और ये तंग बड़ा करता है, ये पेन बहुत करता है, ग्लायोमा। और इसके साथ जब इसका कैंसर बनेगा तो हम इसको कहेंगे ग्लायोब्लास्टोमा। ठीक है जी। अब लफ्ज चेंज हो गया। और एक है मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या है? आपके ब्रेन के अंदर मेनिंजिस होते हैं, छोटे 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 मेनिंजिस, मेनिंजिस से मिलकर ब्रेन बनता है। तो मेनिंजिस के साथ जो ग्रोथ हो जाएगी मेनिंजिस पे, तो चूंकि ये भी नर्व से व्यवस्था है ब्रेन का, इसको मेनिंजोमा के, अक्सर आपको लिखा होगा मेनिंजोमा। तो जो मेनिंजोमा होगा वो अगर मैलिग्नेंट शक्ल इख्तियार करेगा तो मेनिंजियल सार्कोमा आ गया। तो ये सार्कोमे आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसके साथ आधा लफ्ज और लग जाएगा तो वो आपको स्पेसिफिक करेगा कि ये फलां जगह का। ठीक है जी। कार्सिनोसन सोर्स आप पढ़ रहे हैं, और कार्सिनोसन सोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको कैंसर को समझना। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एडिनो का उर्दू तर्जुमा क्या है? उर्दू लिम्फावी। लिम्फ ग्लैंड। हाँ, लिम्फावी। कौन समझ आई? ग्लैंड, गुदूद। हाँ, गुदूद लिम्फेटिक और गुदूद। गुदूद वो होती है कि जो अपनी एक सिक्रेशन क्रिएट करती है, जैसे टेस्टिकल अपनी सिक्रेशन देता है, थायराइड अपनी सिक्रेशन देता है, एड्रीनल ग्लैंड अपनी सिक्रेशन देता है, मेमोरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन देता है। ये ग्लैंड सेंटर है मुख्तलिफ सिक्रेशन के, इसको हम कहेंगे ग्लैंड। और ग्लैंड जब मिलेगा टिश्यू के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे एडिनोकार्सिनोमा। जब आप एडिनो स्टमक बोलेंगे तो इसका मतलब है कि स्टमक की इपिथेलियल लेयर और वहां ग्लैंड जो पड़े हुए हैं वो मिलके तो एडिनोकार्सिनोमा बना। अब समझ आ गई? समझ आ गई। जो दो मिल गए, जहां जहां एडिनोकार्सिनोमा स्टमक आएगा, लिवर आएगा, इसका मतलब साथ ग्लैंड मिक्स हो गया। सिर्फ कार्सिनोमा आएगा तो इसका मतलब सिर्फ All the carcinoma classified by spread. ये फैलता कैसे? As the carcinoma cells grow and multiply, they form solid mass होता है called tumor. इसको पहले tumor कहते हैं. And cancer cells can break away from the tumor and spread to the other part of. जब कैंसर जो है अब इसको ब्रेक करता है ट्यूमर को, तो फिर अगर यहाँ पड़ा हुआ तो ट्यूमर है, जब ये अपने साथ वाले टिश्यू को तंग करना शुरू करेगा
फैलना शुरू करेगा तो इसका मतलब प्रोफलेट कर रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफलेट करना, अपनी या दूध से बढ़ जाना, तजावज करना है जी, आसान है। तजावज करना, आपकी ये सीट है और आपने 2 सीटें मान ली, तो आपने दूध को तजावज करना। तो ये कैंसर क्या है कि उसकी एक जगह थी, उस जगह जब ट्रांसफर करेगा और ये फिर दूध बढ़ती जाएंगी, फिर ये दूध जब काशी बिगड़ जाएगा कैंसर, तो फिर ये दूध पूरे जिस्म तक होंगे। समझ आइए जी। The cancer cell can break away from the tumor and spread to the other part. ये दूसरी जगह चला जाए। And what is the metastasis? Metastasis का मतलब ये है कि एक जगह का कैंसर था, वो शिफ्ट कर गया दूसरी जगह। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका ओरिजिनल क्या होगा। आपके पास कैंसर आएगा तो उसका ओरिजिनल, एक ओरिजिनल है जहां से शुरू हुआ, उसको कहते हैं प्राइमरी, शिफ्ट कर गया, फैल गया, दैट इज द मेटास्टेसिस, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कार्सिनोमा, द कार्सिनोमा हैज स्प्रेड invasive carcinoma, the carcinoma has spread to the surrounding tissue and close where the form। और वही बात है कि जो आपके सराउंडिंग टिश्यू को भी तंग करना, वो बंदा बदमाश हो जाता है, जब ले लेंगे तंग करना शुरू, फिर क्या करते हैं, इसकी सिर को भी करो। समझ आ गई? जो बंदा अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है, उस्ताद शागिर्द उस्ताद बन जाता है, तो लिमिट्स क्रॉस कर गया ना। तो जो खुदा ने आपकी लिमिट्स रखी है, और दुनिया का सारा कानून, दुनिया की सारी लेजिस्लेशन असेंबलीज, दुनिया की सारी कानून साज असेंबलीज और खुदा का कानून सिर्फ एक नुक्ते पे बहस करता है, जहां मेरा राइट खत्म होता है वहां आपका राइट शुरू है। तो जो ये राइट की वायलेशन करेगा वो मुजरिम है। तो दिस इज द कैंसर, कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर, इसको हम कहेंगे कैंसर। यही बीमारियों की वजह है, यही बीमारियों की वजह है। हेलो, तो यार मैंने बना दीजिए, आप लेके नहीं गए। आप ऊपर हूँ, मैं ऊपर आए ना, मैं लड़के को कहता हूँ आप ऊपर आए, मैं नीचे क्लिनिक बंद है। हाँ जी आ जाए, ओके। अब समझ आ रही है जी। कैंसर का अगर हम देहाती जुबान में, लेमैन जुबान में हम कहेंगे अपनी जगह से तजावज कर देंगे। दिस इज द एक नॉर्मल सेल की ग्रोथ है, और वो सेल की ग्रोथ नॉर्मल से जब अब नॉर्मल हो जाएगी तो दैट इज द मेटास्टेसिस। कार्सिनोमा क्या है? द कार्सिनोमा हैज स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आसान हो गया, कोई मुश्किल, मतलब आप देखें, बजाय इसके कि हम ना समझें, सवाल रेज करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सवाल रेज, क्लैरिटी। हम चाह रहे हैं कि आप कार्सिनोसन मेथड का इस्तेमाल करना सीखें, और कार्सिनोसन के इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि चूंकि कार्सिनोसन की बहुत सारी, अब देखें ना, पहला जो नसोड़ फोबिस्टर ने बनाया वो ब्रश से बनाया, बर्नर्ड ने बनाया ब्रश। अब एक ब्रश का नसोड़ 150 साल हो गए हैं, इतना काम कर रहा है एक ब्रश का, वो डक्टल कार्सिनोमा, तो आप ग्लैंड का कैंसर कह सकते हैं। अब जब आपके पास इतनी बड़ी रेंज आ जाएगी तो फिर तो आप बेशुमार बीमारियों का अहाता कर सकते हैं। हम यकीन माने, मैं कार्सिनोसन का मैं कोई 30 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जब हमने कार्सिनोसन का इस्तेमाल किया तो क्या मजा आना शुरू हो गया। अब जब इतनी खेप आ गई तो फिर आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हर्डल, आपकी रुकावटें दूर होती जाएंगी। आगे चलते हैं जी। मैंने आसान लफ्जों में समझाया, बार बार कहने का मकसद यह है कि एक चौक है, चौक कैंसर है, कार्सिनोमा है, या कार्सी कैंसर। चौक जो है ये कैंसर है, चौक जो है ये कैंसर है, ये कैपिटल कैंसर है। तमाम बीमारियां
तमाम दवाइयां एंड होती हैं कैंसर पे। तो जो दवाई काम नहीं करेगी वो फिर कार्सिनोसन देंगे तो काम, जो बीमारी ठीक नहीं होगी तो कार्सिनोसन देंगे तो ठीक नहीं। समझ आ गई? एक छोटी सी बात कि जब आप ही फरमाते हैं कि बाप दादा परदादा से जो इलाज चल रहा हो मर्ज, तो बच्चे को कार्सिनोसन दे के उसको क्रॉस करें, इसका लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक है कि वो जो जीन है आपकी 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 जितना लाइफ साइकिल है, आपके जितने बॉडी का फंक्शंस है, इसको प्रोग्राम करता है डीएनए। डीएनए इज द कैपिटल ऑफ द बॉडी। डीएनए पे मैंने आपको 3.2 बिलियन पेयर्स हैं, 3 अरब 20 करोड़, और उस पर 30,000 जीन है। जब दादे को कोई टीबी हुई थी तो इसका मतलब है उसका वो जीन जो था वो कमजोर हो गया। अब वो कमजोर जीन लेके उसका बेटा पैदा, तो फिर वो उस बेटे के जीन पे पैदाशी मोटेशन थी, तो हमने कार्सिनोसन दे के उसकी मोटेशन को दूर किया। अब समझ आ रही? एक बंदे को शुगर थी, उसके दादे को भी शुगर थी। शुगर कंट्रोल जो कौन करता है? शुगर कंट्रोल करता है आपका पैंक्रिया। पैंक्रिया आपका सेल बनाता है, 2 सेल बनाता है, एक को बीटा सेल कहते हैं, एक को अल्फा सेल कहते हैं। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। तो पैंक्रिया के जो जीन पैंक्रिया को कंट्रोल करता है, वो जीन पैदाशी तौर पर कमजोर आया दादे से, क्योंकि उसको भी शुगर थी, उसको भी। तो उस ट्रांसफर ऑफ द डिजीज को जो दूर करेगा उसकी मोटेशन को, वो कार्सिनोसन, वो कैंसर को ट्रांसफर करेगा। इससे आगे और भी, जैसे आप एक्सरे भी हो सकता है। आप जैसे आप देखें थूजा साइकोटिक मेडोरिनम, उसके आगे, ठीक है, उसके आगे आगे कार्सिनोसन आ। कार्सिनोसन नहीं काम करता, बाद दफा कार्सिनोसन भी काम नहीं करता, फिर एक्सरे, फिर सोल, तो यूं चलेगी। अब सिफिलिस क्या आ गया? सिफिलिस आ गया, मर्कसाल, एसिड नाइट्रिक, फिर सिफिलीनियम या ओरोमेट सिफिलीनियम, ये सारे सिफिलिटिक चैन है। फिर क्या आगा? फिर कार्सिनोसन, ठीक है। इसी तरह एकोनाइट, सल्फर, ट्यूबर, फिर कार्सिनोसन, ये इस तरह चैन चलेगा ना। तो ये सारे जाके इस पे खत्म होंगे। आप ये समझें कि ये महवर है, हर बीमारी का हल इसके पास है। लेकिन फिर स्टेजेस हैं, किस स्टेज से हम गुजरे हैं, तो फिर हम स्टेजेस का भी जिक्र करेंगे। फिर एक बीमारी की लिमिट खत्म होती है तो दूसरी बीमारी की लिमिट शुरू हो जाती है। एक दवाई की लिमिट खत्म होती है, मसलन एकोनाइट की लिमिट खत्म हुई तो सल्फर, सल्फर खत्म हो गई तो ट्यूबर, ट्यूबर खत्म हुई तो सिफिलीनियम, फिर उसकी ऑपरेशन किया, थूजा देते हैं, फिर ट्यूबर देते हैं, फिर अल्टीमेटली कार्सिनोसन, वो खत्म होगी तो एक्सरे, वो खत्म होगी तो सो pancreatinum as a sport, that is not nasod, that is the sarcode। हम एक सारकोड पे भी सीरीज करेंगे, सारकोड पे मैं एक सीरीज करूंगा, हो सकता है इसके बाद वो शुरू करूंगा। सारकोड का, सारकोड बल्कि ऑर्गन स्पेसिफिक बनी दवाई है। मसलन आपके पैंक्रिया के टिश्यू से दवाई बना दी गई, मसलन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से दवाई बना दी, मसलन आपकी ऑर्कोटिनम या टेस्टिस बनी टेस्टिस ग्लैंड से। वो और नसोड क्या है? जब उसके अंदर बीमारी आ जाएगी तो वो जो दवाई बनेगी वो नसोड है। तो सारकोड उस ऑर्गन को तकवीयत देगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन बीमारी को जो दूर करेगा वो नसोड। ये नॉर्मल सेल है जी, देखा है। अब ये कैंसर है, लार्ज वेरिएबल शेप न्यूक्लाई। इसका जो न्यूक्लियस है, ये देखिए, असल में इस चीज को जज करें, ये देखिए इसका न्यूक्लियस कितना छोटा सा है ना। अब इसके न्यूक्लियस वगैरह नजर फैल गए। ये हिस्टोपैथोलॉजी के लिए शायद आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एज ए नॉलेज हमने यहाँ डाली है कि आपको अंदाजा हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये देखें,
और ये बेतरतीब सेल कहाँ उधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है ना। मैनी डिविडेड सेल कि वो ये 2 बने थे, इसका न्यूक्लियस खराब था, ये बहुत सारे बन गए, ठीक है ना। सेल यहाँ 5 सेल चाहिए, जब यहाँ 50 सेल बन जाएंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। दिस इज द कैंसर। ये नॉर्मल सेल, वेरिएशन साइज एंड शेप, इसके साइज में भी फर्क पड़ गया, शेप में भी फर्क पड़ गया। ये जब आप माइक्रोस्कोपिक पे जब वो देखता है ना, तो कहां से पहचानता है, वो ये चीजें देखता है। तो एक स्लाइड हमने ये लिखी कि जब आप फर्ज करें कोई माइक्रोस्कोपिक भी बंदा, अल्लाह करे हमारा होकर देखे, तो उसको देखे तो उसको ये नजर आ जाए। अगर हमारी जान छूट जाएगी ना जो मरीजों को ठीक करने वालों से, तो इंशाल्लाह ये लोग सारे ये काम भी करेंगे। और ये रास्ता रोक रहे हैं इनका, इसलिए मैं कहता हूं कि मत सुने इनको, जो हमारे सुनने वाले हैं इनको मत सुने, इनको स्टेजों से गिरेबान पकड़ के उतारें। पूछे कि कितने मरीज देखता है, तुम्हें पता है कि नॉर्मल क्या होता है, कैंसर क्या होता है, तुम्हें पता है जीन्स क्या होता है, तुम्हें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तुम्हें पता है बैक्टीरिया क्या होता है। और ये सीखेंगे मजबूरी कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इकट्ठा गया ना, बटोरते हैं 10, 15, 20 हजार घेर लिया बंदे से, 2 दिन गुजार लिए, फिर और जगह कहानियां कहानियां। यार साइंस नॉट बिलीव इन द स्टोरी, साइंस बिलीव इन द फैक्ट। H2O का फार्मूला पूरी दुनिया आप बनाए मैं बनाए सारे पानी बना लेंगे। और ये मैकेनिज्म जब हम समझेंगे, आप इस्तेमाल करें, मैं करूं, वो करूं, तीसरा करें, यार हमने तो इसको आसान बनाया ना। आप कार्सिनोसन मेलानोमा का किसी को क्या पता था कि मैं कहां दूं? मैंने आपको कहा 80-90% कैंसर ये बनता है। आप जब आपके पास आएगा डायग्नोज, तो आपको आप कार्सिनोमा आपके पास, आप कहते हैं मैं पहले तो ये दवाई दूंगा, फिर मैं दूंगा काली सर दूंगा, फिर मैं सिपिया दूंगा, फिर मैं दूसरी दूंगा। आपका रास्ता खोलेगा ना, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेगा। और एनिमल का फ्रोजन बड़ा खूबसूरत है, बेहतरीन डॉक्टर को है जो अलामात के पीछे मर्ज तलाश करे और मर्ज के पीछे सबब तलाश करे और दवा की खासियतों को जानता हो और फिर शफा के दरमियान रुकावटों को दूर करना जानता हो। तो ये क्या करेगी, ये वो रुकावट दूर करेगी, ठीक है। अब होता यह है कि रेपर्टी के अंदर फर्स्ट पे 10 दवाइयां लिखी हैं, रेपर्टी के अंदर 10 दवाइयां लिखी हैं। आपकी वो 10 दवाइयां, अब हम कहते हैं मेरे दोस्त हैं, मैं उनको अक्सर यही कहता हूं कि रेपर्टी की 10 दवाइयां जो लिखी हुई हैं वो काम भी 10% ही करेंगे, लेकिन जब आप उसके साथ इंटरकरेंट करेंगे, आप उसके साथ इंटरकरेंट रेमेडी का, इंटरकरेंट रेमेडी निसोड़ से हटके भी हैं, निसोड़ से हटके भी हैं। मसलन रेडियम एज ए इंटरकरेंट, सल्फर है इंटरकरेंट, आपकी छूटा इंटरकरेंट, तो निसोड़ से हटके भी इंटरकरेंट रेमेडीज है। लेकिन बाद दफा जब वो काम करने चाहिए तो सोल उसको क्लियर करें। बाद दफा इतनी बुरी सेपरेशन होती है कि आप सिलिशिया का इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिशिया से आपको अक्सर लोग डराते हैं कि वो सप्रेशन करेगा और उस ऑर्गन के अंदर कोई खराबी पैदा कर दे। तो जब आप उसके साथ कार्सिनोसन का इस्तेमाल कर लेंगे, जब आप उसके साथ ट्यूबर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो फिर एग्रेशन नहीं करेगा, वो जो आप चाह रहे हैं वही करते हैं, ठीक है। हम मजदूर को एक डायरेक्शन देते हैं कि ये खुदाई करनी है, यहां से खुदाई उधर करनी है, यहां से खुदाई, आपने कहा ये खुदाई करनी है, वो तो इधर भी कर देगा, वो उधर भी कर देगा, उधर भी कर देगा। जब उस पर आप एक सुपरवाइजर लगाएंगे, जब उसके ऊपर एक इंजीनियर रखेंगे, तो वो क्या कहेगा, कोई खुदाई उधर ही करनी है, इतनी चौड़ी करनी है, इतनी लंबी करनी। तो जब ये सुपरवाइजर है, ये कमांडर, जब आप उसके सर पे खड़ा कर देंगे, तो सिलेशिया ने पीछे नहीं आना, फिर आगे समझ आ गई। जी आगे चलते हैं। क्या टाइम हो गया, स्टार्ट किए, स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया, 1:40 अभी तो 2 घंटे करते हैं। चल, अब ये और पिक्चर है आपको एक देगा नॉर्मल, ये हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये उससे अगली फॉर्म, ये उससे अगली फॉर्म, फिर कैंसर।
ठीक हो गया जी। यार एक तो बंदा ही, यार बात सुनो, इधर वो फोन सुन यार, वो कुछ कह रहा है ये बंदा। जी इधर मेरे पे आ गया। ताहिर साहब, आप लड़का आपको फोन करता है, मैं लेक्चर में हूँ, आप उसको सुने यार। आगे चले। अभी तो मैं सिर्फ एलोपैथी पढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अब मैं आऊंगा होम्योपैथी पे एक अलग। अब देखें, ये है एडिनोकार्सिनोमा, जरा मैं एक पिक्चर भी आपको दूं। ये ऊपर का पेज है, पॉसिबल कैंसर लोकेशन, ऑसोफेगस, लंग्स, स्टोमक, ब्रेस्ट, पैंक्रियाज, कोलोन, रेक्टम, ये कैंसर सेल है, ये ग्लैंड सेल है। और ग्लैंड सेल जब एपिथेलियल के साथ मिलेगा तो ये यहाँ के कैंसर बनेंगे। ठीक हो गया जी। पिक्चर इसलिए आपको दिखाई दी कि ताकि आपको, दिस इज द एडीन। अब आपके पास लिखा होता है एडिनोकार्सिनोमा, मेरा ख्याल आपको पहली दफा समझ आई होगी कि एडिनोकार्सिनोमा है क्या, कुछ लोगों को पता भी होगा। तो अब ये क्या है, एडिनोकार्सिनोमा स्टार्ट इन द ग्लैंड दैट लाइंस द ऑर्गन्स, ग्लैंड उसकी लाइन से, ऑर्गन की लाइन से स्टार्ट होगा। मतलब लाइन किसकी थी, एपिथेलियल की थी, टिश्यू ग्लैंड का भी था, तो इनको दोनों को मिला के यहां से स्टार्ट हुआ। इसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। तो ये क्या है, प्रोस्टेट कैंसर, ये है ब्रेस्ट कैंसर, ये कोलोरेक्टल कैंसर। अब यहां ये देखें आपका कितने नसोड़ आपके पास है ना, आपके पास कोलोन नसोड़ है, कार्सिनोसम रेक्टम है ना जी, यही है कार्सिनोसम। रीनल सेल कार्सिनोमा, ये किसके हैं, ये सारे कौन से, ये टाइप्स किसकी है, ये एडिनोकार्सिनोमा। आपके पास जब एडिनोकार्सिनोमा लिखा आएगा तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहां का बन, बहुत जगह बनेगा, राइट। हाँ, हेपिटल सेलुलर कार्सिनोमा आ गया ना, हेपिटल सेलुलर कार्सिनोमा, ये आपके जिगर का कैंसर है, लिवर का कैंसर है। तो जहां ये लिखा होगा हेपिटल सेलुलर, मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको कहा, हर जगह वही मैकेनिज्म होगा, 4 जीन इन्वॉल्वमेंट होगी, प्रोटोऑन्कोजीन, एंटी ऑन्कोजीन, रेगुलेटरी जीन एंड डीएनए रिपेयरिंग जीन। लेकिन बात अपने से, अब बेजल सेल कार्सिनोमा, अब बेजल सेल कार्सिनोमा में द पार्ट ऑफ स्किन है, स्किन का हिस्सा ही है बेजल। द स्टार्ट ऑफ द बेजल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज टॉप, ये टॉप लेयर है, जो एपिथेलियल है वो नीचे वाली लेयर, ये तो टॉप लेयर है। इसका जो कैंसर होगा, ये तो कॉमन कार्सिनोमा टाइप्स है बेजल, बस देखें सारी स्किन के कैंसर है। आगे इसकी और मैं आपको चला जाता हूं, लेकिन अगर आप उसको भी याद रखते हैं कार्सिनोमा को भी, तब भी काम चलेगा। आप एड्यूनो कार्सिनोमा को याद करते हैं तब भी काम चलेगा। लेकिन हम और डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको कहीं मार ना खानी पड़े, आपको पता हो ये बेजल सेल, और ये क्या होता है, तो स्किन पढ़ाई थी, तो जब बेजल सेल कार्सिनोमा आएगा तो इसका मतलब है ये भी स्किन का ही कैंसर है। ठीक है जी। दिस हैज रिप्लेस द सेल इन द टॉप लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एक और आ जाएगा, इसको स्कोमा सेल कहते हैं। ये उससे ये जो लेयर है, ये बेजल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस is top layer of the skin, the a layer basal cells lines the ये सॉरी बॉटम ऑफ द स्किन आ गई, ठीक है। और ये जो स्कोमा सेल है ये टॉप ऑफ द स्किन है, बेजल जो बॉटम हो गया, ये टॉप होगी, उस तरफ से ये नीचे से सबसे पहले आएगी, और ये ऊपर से स्कोम, आपके पास आता है स्कोमा सेल कार्सिनोमा। अब स्कोमा सेल मोस्ट कॉमनली हमारे एशियंस में जो बनता है वो मौत का बनता है, और वो बनता है, उसका काज क्या है कि वो तंबाकू खाने वालों का, चाहे वो स्मोकर्स हैं, चाहे वो च्यू करते हैं, चाहे वो नस्वार डालते हैं। तो ये कैंसर जो है, जो स्कोमा सेल कैंसर है, मोस्ट कॉमन हमारे खिते में जो पाया जाता है, उसकी टोबैको में बड़ी दवाई है। तो टोबैको को अब इंटरकरेंट करने के लिए
आप कार्सिनोसन मेलानोमा भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप कार्सिनोसन माउथ भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ताकि ऑर्गन स्पेसिफिक भी आपके पास दवाइयां आ गई हैं और आपके टिश्यू के लेवल पे भी दवाइयां आ गई। देखें और कमाल है कि हो सकता है ये टिश्यू, अब यहां आप कहेंगे कैंसर क्यों बना, जो इसलिए क्या एपिथेलियल एरिया था या बेजल या स्कोमस एरिया था वो वीक था, उसको आपने डैमेज किया, उसको आपने हिट किया। किसके साथ हिट किया? तंबाकू खा खा के। तो वो इधर तंबाकू तो नहीं यूज हुआ, तो जहां यूज हुआ उसका कॉजेटिव फैक्टर तंबाकू बन गया। ठीक हो गया ना। तो कोई आपसे ये पूछे अब लीवर का तो वो भी उसको कहते हैं एडिनोम कार्सिनोमा आ गया या कार्सिनोमा आ गया, तो लिवर में क्यों बना? अब स्किन लेयर तो लिवर में भी है, स्किन लेयर तो स्किन पे भी है, यहां क्यों नहीं बना? वहां इसलिए बना कि आपको हेपेटाइटिस सी हुआ। सी की कॉम्प्लिकेशन क्या हुई कि उसने लिवर सेल को बर्बाद करके रख दिया, तो फिर लिवर में बन गया। यहां तंबाकू ने बना दिया, वहां लिवर ने, उसने हेपेटाइटिस सी ने बना दिया। आपने शराब बेताशा पी और शराब की सारी डिटॉक्सिफिकेशन, एवरी जो आप मसाले खाते हैं, जो आप दुनिया जान के बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, अब लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफाइड करना। जो डिटॉक्सिफाइड कर करके उसके अपने सेल खराब हो जाएंगे, तो वहां जो कैंसर बनेगा उसका सबब कोई और है वो यही। तो वहां भी आपकी कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोसन मेलानोमा काम आएगी, लेकिन साथ अगर एड उसको आप कार्सिनोसन लिवर कर देंगे और अच्छा हो जाएगा। उस एरिया का जो एपिथेलियल लेयर थी उसको उसने तबाह कर दिया, वो लोकल कॉजेटिव फैक्टर आ गया। एक जनरल कॉजेटिव फैक्टर क्या है? जनरल कॉजेटिव फैक्टर है कि जब मैं आप पढ़ाऊंगा, आपको साइकोसिस बुलाऊंगा, तो साइकोसिस क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, एक जरासीम आया, उसने जरासीम स्किन को फाड़ा, उसको इन्फेक्ट किया, उसने टिश्यू वहां ब्रेक किया। जब वो टिश्यू ब्रेक किया, नीचे कनेक्टिव टिश्यू को भी ब्रेक किया, करते करते महीना लग गया, 2 महीने अनट्रीटेड गया। फिर वहां नीचे ब्लड स्ट्रीम पड़ी हुई है आपकी सारी, ब्लड के अंदर एंटर हुआ। जब ब्लड के अंदर एंटर हुआ तो पूरे ऑर्गन में सर्कुलेट कर गया। ठीक है ना। और फिर वो जो मेम्ब्रेन्स है वो बेसिकली एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, 40 साल लगते हैं इसको न्यूक्लियस के बाहर पहुंच जाता है। और फिर ये जो गोनोरिया का बैक्टीरिया 40 साल जब ये सरायत कर जाएगा, 25, 30, 40 साल, तो फिर न्यूक्लियस को ये ब्रेक करेगा। न्यूक्लियस को जब इसने ब्रेक कर लिया तो डीएनए पे चला गया, डीएनए पे चला गया तो जीन म्यूटेशन। तो ये जब हम साइकोसिस को पढ़ेंगे तो हम पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि साइकोसिस में कार्सिनोसन मेलानोमा कितना अच्छा काम करता है। समझ आ गई? इसी तरह सिफिलिस जो ट्रैवल करता है, इसी तरह इकोलाई इंटरनल लेयर्स को ट्रैवल करता है, इसी तरह पेप्लोमा वायरस जो आपकी सर्विक्स को तबाह करके रख देता है, वहां कैंसर बनाता है। तो ये इस तरह हम पढ़ेंगे, इसको हम 1-2 लेक्चर और कर लेते हैं। बच्चों में जो हम देते हैं ब्लड मॉक्स या डेंटल बार बार देते हैं, ये भी कैंसर बना सकता है। ये देखें आप, इसका एक हमने चैप्टर डाला हुआ है। केमिकल या इन्वायरमेंटल में आप जाएंगे या ड्रग्स में आप जाएंगे तो ड्रग्स अब्यूज भी आएंगे। ड्रग्स अगर राइट प्रिस्क्राइब है तो वो ठीक करेगी। राइट प्रिस्क्राइब कोई ड्रग एलोपैथी की हो नहीं सकती, क्योंकि वो प्राइमरी फंक्शन है। राइट ड्रग्स होम्योपैथी की हो सकती है, और होम्योपैथी की भी ड्रग्स अगर गलत इस्तेमाल होगी, बार बार रिपीटेड होगी, तो वो भी खराबी करेगी। तो ड्रग्स का ये अंदाजा लगाना कि ये दुरुस्त है तो फिर तो ठीक है, अगर दुरुस्त नहीं है तो उसमें तो कुछ ना कुछ खराबी पैदा करनी है। और दुनिया में आपको मैं बताया ना कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो मरीज फिर है ना, वो तो ड्रग्स अब्यूज, 50% पेशेंट है ड्रग अब्यूज का, 50, उससे ज्यादा वैक्सीनेशन का है, उससे ज्यादा आपका और एसटीडी आ गई, बेशुमार चीजें हैं। तो मुआशरे का वक्त का जो डॉक्टर है उसको जमाने की नब्ज पे हाथ रखना होता है। आज से 200 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। आज हमें वो दवाइयां 20-50 से काम चल रहे थे, आज हमें 2000 दवाई के अंदर सर्कुलेट करना होता है।
आगे चलेंगे, ये हो गया। तो स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा तो स्टार्ट इन द एपिडर्मिस, ये भी वही आ गया, स्किन से स्टार्ट लेता है और फिर यहाँ ये आता है, यूजुअली अपीयर इन द दोज पार्ट ऑफ द स्किन दैट रिसीव द मोस्ट सन एक्सपोजर लाइक द फेस, हेयर, नेक, आर्म, लेग। ये आपकी आउटर स्किन है, तो अल्ट्रावायलेट रेट इससे ज्यादा मुतासर होता है। समझ आ गई आपकी? आपका जो स्किन का जो मेथड है वो यहाँ भी काम करेगा, कार्सिनोसम, यहाँ सोल भी काम करेगा, यहाँ एक्सरे भी काम करेगा। अब यहाँ रेज भी इन्वॉल्व होंगे। एक तो होता है ना कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज ने यहाँ पैदा कर दी, वो कहता है इट इज यूजली अपीयर दो पार्ट ऑफ द स्किन दैट रिसीव द मोस्ट सन एक्सपोजर लाइक फेस, ईयर, नेक, आर्म, लेग एक्सेट्रा। SCC कैन आल्सो फॉर्म इन द म्यूकस, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी बनेगा, लाइनिंग लंग्स, ओसोफिकस, हेड एंड नेक। इट्स सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन कैंसर। पहला कार्सिनोसन, एपिथेलियल, एडिमा, और ये सेकंड लॉस, ये कहता है जो स्क्वामोस सेल कैंसर है, ये बहुत बड़ा कैंसर है। आपके पास ये डायग्नोज आया होता है, दिस इज स्क्वामोस सेल। आगे चलेंगे। बेसल एंड स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा, एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवीआई, यूवी के अल्ट्रावायलेट रेज। जब मेरे बेशुमार दोस्त जाते हैं पहाड़ों पे, जो K2 शेटू बेस कैंप करते हैं, आते हैं तो सा काले हुए होते हैं, दिस इज द अल्ट्रावायलेट रेज। और अल्ट्रावायलेट, इसीलिए हमने कहा कि सोल जो है ये डीएनए को डीरेंज करता है। और देखें, खुदा ने सूरज की रोशनी जरूरत से ज्यादा, ये स्किन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये घर मकान अपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये दरख्त इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब हम उससे एक्सपोज होते हैं तो फिर होम्योपैथिक डॉक्टर का देखे कमाल है उस बंदे का, हनीमन का, कि हमने फिर सोल से ही दवाई बना। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। एंड प्राइमरी फंक्शन क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज आप पे पड़ी उन्होंने, तो सेकेंडरी फंक्शन हमने एज ए मेडिसिन यूज किया। प्राइमरी फंक्शन क्या है? सांप ने आपको काटा और फिर आपने उसकी पोटेंसी दी, आपने उसको ठीक किया। प्राइमरी फंक्शन है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो क्लैमिडिया है, चाहे वो एच पेलोरी है, उसने आपको, प्राइमरी फंक्शन क्या था उसका कि उसने आपके बॉडी के अंदर तब्दीली पैदा कर दी। सेकेंडरी फंक्शन उस होम्योपैथी का क्या कमाल था कि उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसने पोटेंसी बना के उसको डिफ्यूज किया। दिस इज होम्योपैथी। और दूसरी साइंस ने क्या कोशिश करके उसके लिए वैक्सीन बनाई। हमने क्या किया? हमने दवाई बनाई। होम्योपैथी दवाई का नाम ही है पोटेंसी। तो हम क्या करते हैं कि हम प्राइमरी फंक्शन के हम अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो बच्चा जेंटल या दूसरे से उसका खराब हुआ तो उसके साइड इफेक्ट्स को या तो नक्स व मिकर ठीक करेगी या उसी जेंटल को पोटेंटाइज करके उसको देगी। ठीक हो गया जी? ये होम्योपैथी। होम्योपैथी को हरकारों ने के हथे चढ़ गई। जो बेसिक सोल थी ना होम्योपैथी की, जो हनीमैन ने दी, इसको लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो सोच थी, उस सोच को खुदा ने हनीमैन के अंदर ट्रांसफर किया। जो बेसिकली खुदा की सोच है, ये इल्म खुदा ने उसके अंदर ट्रांसफर किया, उसने हमारे अंदर ट्रांसफर। डॉक्टर अली कोई प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर अली कोई स्कॉलर नहीं, डॉक्टर अली एक सोच का नाम है, एक नजरिए का नाम है। और ये नजरिया कहाँ से डिवोट हुआ? ये नजरिया खुदा ने हनीमैन को दिया और हनीमैन ने हमें ट्रांसफर किया और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी? मैंने इसीलिए दोस्तों के से रिक्वेस्ट की है कि मेरे नाम के साथ स्कॉलर ना लिखा करें। मैंने अपने लड़कों को इन्होंने जो इस्तीफा एडवर्टाइज किया, लफ्ज स्कॉलर हमने हटा दिया, क्योंकि हम खुद नमाई चाहते ही नहीं। मेरे बच्चे अगर मुझे बाप कहना छोड़ देंगे तो मैं उन बच्चों को भी छोड़ दूंगा। जो उस्ताद का रिश्ता नहीं पहचानते वो क्या है? उस्ताद का ना सुनो खुद। इल्म, मैंने आगे भी कहा कि इल्म खुदा ने दिया, चाहे वो हनीमैन का दिया, चाहे आपको दिया, आपने किसी दूसरे की दिया। आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, इसका मतलब हनीमैन की इज्जत ही नहीं करेगा। हनीमैन की इज्जत नहीं करेगा, इसका मतलब खुदा की इज्जत नहीं करेगा।
ये चैन है ना पूरा, तो ये चैन है, ये अदब का रिश्ता। और देने वाला फिर क्या कहता है, हाथ रोक। हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो हमें एक और आमद आती है। हमने देखा ऑटोइम्यून डिजीज की, हमने एज वाइज डिजीज की, हमें खुदा नए नए शेड देता है। तो जब हम हाथ रोक लेंगे, उसकी मखलूक तक नहीं बचाएंगे तो वो भी हाथ रोक लेगा। जब आप उस्ताद से बड़े उस्ताद बन जाएंगे तो उस्ताद भी हाथ रोक देगा। बाद लोगों का ज़र्फ ही होता है, जब पैमाना भर जाता है तो उबलता है। ये ना छोटा बूस्टर 1 स्टेशन, 2 पर बड़ा बूस्टर 100 स्टेशन। तो अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि बूस्टर बड़ा करें, इज्जत एहतराम का रिश्ता रखें, वगरना एहसान करने वाला एहसान करने बंद कर दे। चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो खुदा है, चाहे वो उस्ताद है, कोई पड़ोसी है, वो नहीं करेगा एहसान। जब आप एहसानात फरमोश हो जाए तो क्या तकलीफ होती है। हम तो ये समझते हैं हमने जिससे एक लफ्ती सी हजरत अली का कोला खोया कि उसने मुझे गुलाम बना दिया। बेजर सार्कोमा इज एक्सेसिव एक्सपोजर टू। अब यहां देखें, आपका अगर कार्सिनोसल मेलानोमा काम नहीं करती तो आप क्या करेंगे, यहां सोल देंगे। समझ आ गई है जी। तो क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से ये मसाइल पैदा हुए। अब उसने इसकी पिक्चर भी ब्लू और ग्रीन आईज, ब्लॉन्ड और रेड हेयर्स। अब बेसिकली अब देखिए रेड एयर का वो कहता है, रेड एयर बेसिकली ब्लैक एयर प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लैक एयर ज्यादा छांव पेश कर रहे हैं, तो जिसके व्हाइट एयर हो गए, जिसके रेड एयर हो गए, उनको ये ज्यादा होता है। देखिए ना, उसकी एक पिक्चर भी बड़ी मजे की। वो कहता है लाइट कलर स्किन, जिनकी कलर लाइट होगी और फ्रैकल्स इजीली होंगे, ये ज्यादा स्क्वैमस सेल ट्यून को होता है, मतलब गोरों को ये ज्यादा हो सकता है, ब्लैकिश को इतना। ब्लू और ग्रीन आइज, ब्लैक आइज का मतलब छांव ज्यादा, लाइटेड होगी तो अल्ट्रावायलेट ज्यादा घुसेगी। इन इन्फेक्शन विद हाई रिस्क एंड, देखें ये जो है HBPV, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। बनाया तो उन्होंने है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया। ये नसोड मोस्ट कॉमन सर्विक्स कैंसर ये बनाता है, और दुनिया में इसकी वैक्सीन बना ली गई है। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है ना। तो ये एक जो है, ये भी आपके स्किन कैंसर या स्क्वैमस का एक सबब है। एक्सपोजर टू हार्मफुल टॉक्सिन, आप टॉक्सिन चीजें जैसे कोई केमिकल्स, आप पेट्रोल से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, आप रंग करने से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, वो चीजें जो केमिकल बेस लगती हैं, आप वो छिड़कते हैं मच्छर मारने वाला, आप उससे ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये वो सोर्स हैं जो आपकी ये स्क्वैमस सेल्स को बनाने का काम करते हैं। इसी तरह डक्टल कार्सिनोमा इज द स्टार्ट इज द ब्रेस्ट मिल्क डक्ट। ये ब्रेस्ट डक्टल कार्सिनोमा, मेरा कार्सिनोसम डक्टल भी है जी, नहीं है जी। बहरहाल ये कार्सिनोसम ब्रेस्ट इसमें इस्तेमाल हो सकती है। तो वो कहते हैं स्टार्ट द ब्रेस्ट मिल्क डक्ट। अब देखें और नीचे चला गया, एक पूरी कैंसर है, एक सिर्फ उसके अंदर जो मिल्क डक्ट है उसके अंदर कैंसर द निपल ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कहते हैं मिल्क फ्लो थ्रू द मिल्क डक्ट एंड टू द निपल ड्यूरिंग द benign is may mean that the carcinoma has not spread to the cell outside the milk duct, is considered non-invasive pre-invasive breast cancer. It is highly treatable. ये आसानी से ठीक हो जाता है कि ये पूरा उसको नहीं गिरता। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलें जी, आगे चलें। ये आगे आ गया इन्वेसिव। Invasive infiltrating ductal carcinoma start in the milk duct, like unlike invasive ductal carcinoma has spread to the nearly tissue. Untreated, it has the potential of spreading to the part of the body via lymphatic system. अब यहाँ वो कहता है कि lymphatic system भी इन्वॉल्व हो गया।
एक तो वो पहले डक्ट वाला था, अब नाल लिम्फ भी होंगे, तो फिर हम है यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर प्लस कार्सिनोसम मेलानोमा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, और ये ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन आ गया। ठीक है जी। फिर आ गया अब वो रिस्क फैक्टर बता रहा है आपको कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, उन लोगों में ज्यादा बनने के चांस हैं जिनके खानदान में ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप पहले हिस्ट्री जरूर लेंगे। तो वो कहता है स्पेशली इन द रिलेटिव अंडर 50, कि 50 साल के जो लोग हैं, जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ दी BRCA एंड बी, तो ये जो एक हमारा जीन्स है, इसके अंदर इसका नाम है BRCA1 एंड BRCA2, ये जीन है, ये आपको डायग्नोज करके अगले देंगे। तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है, इसकी वजह से भी कैंसर बनता है। हाईली बीएम इन द ओवरवेट लोग जो है, उनको भी अंदर भी ये बनने के ज्यादा चांस हैं। तो आप रेट जो जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, आप उनको एडवाइस करेंगे जी आप अपना वेट शेट भी कम करें। ठीक है जी। गेटिंग फर्स्ट अपीयर्ड एट ए यंग एज, आपने ये भी सुना कि वो कब प्रेग्नेंट हुई थी, अगर वो लेट प्रेग्नेंट है तो तब भी चांसेस हैं, अब वो लेट मेंसेस है तब भी चांसेस हैं, अर्ली मेनोपॉज है तब भी चांसेस हैं, लेट मेनोपॉज है तब भी चांसेस है। प्रीवियस रेडिएशन थेरापी, क्या उसने कोई रेडिएशन की ली है, कोई और थेरापी ली है, तो लेट मेनोपॉज है तो तब भी, अगर मेनोपॉज का उसका टाइम जो है वो 50 साल था, नेचुरली 360 साइकिल्स डिजाइन किए जाते हैं एक मेंसेस में, तो अगर वो ज्यादा लेट थी तो तब भी कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा। आगे चलें जी। इसमें हम काफी मेमोरी, हाँ, ये कार्सी ब्रेस्ट भी आपके पास है, कार्सी ग्लैंड भी यहाँ काम करेगी, कार्सी एड्यूना भी यहाँ काम करेगी, लेकिन आप माइन्यूटली अगर आप कार्सी एड्यूनो भी दे सकते हैं, कार्सी ग्लैंड बहुत कॉमनली अच्छा काम करिए, आपकी यहाँ स्क्रीन में बड़ा अच्छा काम करेगी। अब वो देखते हैं जी, द फैक्टर इन्वॉल्व द कैंसर डेवलपमेंट, जीन्स पहला काम, मैंने जो पहले मैं कहा कि जीन्स के अंदर तब्दीली है, जीन एंड क्रोमोसोम्स। मैंने क्या कहा था, डीएनए पे क्या होता है, क्रोमोसोम 23 का पेयर होता है, 30,000 जीन, इनके अंदर एबनॉर्मलिटीज, वायरस, फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम डिफेंस करने में नाकाम है तो फिर भी कैंसर हो सकता है। हेरेडिटरी फैक्टर, खानदानी मिसाइल, वो भी बनते हैं। अदर फैक्टर टॉक्सिक, जैसे आप ही जिक्र था टॉक्सिक चीजों का, जहरीली चीजों का इस्तेमाल कर लेना, ये मैं सारी पहले बता चुका हूँ। सेलुलर ये जो म्यूटेशन थी, ये हम आपको बताते हैं। म्यूटेशन इनएक्टिविटी से ट्यूमर सेपरेस जीन, मैंने कहा था सिंपली, हमने पहले आपको मैकेनिज्म बताया था कि प्रोटोऑन्कोजीन कैंसर बनाता है, जब वो 0 से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो इसमें कैंसर बनाना है, और एंटी ऑन्कोजीन कैंसर को रोकता है, या सप्रेसर जीन भी उनको कह सकते हैं, इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं, वो उसको रोकता है। फिर डीएनए रेगुलेटरी जीन है, उसका काम होता है कि डेड सेल को ग्रेवयार्ड में शिफ्ट करना, वो भी जब, अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जब ये जीन काम नहीं करेगा तो यहाँ डेड सेल जमा होते जाएंगे, यहाँ आपका काम कौन सा काम करेगा, कार्सिनोसन स्टोमा, एक वो डेड सेल का कैंसर है, तो उस पर आपका नसोर कार्सिनोसन स्टोमा, एक स्टोमा क्या एक स्टोमा, तो ये वो सारी पैथोलॉजी है। और फिर डीएनए रिपेयरिंग जीन खराब हो जाता है तो नेक्स्ट नहीं सारा चले जी, आपको ज्यादा हो जाएगा। और ये सारी कार्सिनोसाइड क्या होता है, कैंसर जेनेटिक्स ऑर्डर है, ये मैं आप पहले हम सारा इसको पढ़ चुके हैं। आप आगे आप अब स्टेजेस आ गए, ये स्टेजेस को भी अक्सर आपके पास लिखा आता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अब वो 0 से शुरू करते। स्टेज 0 क्या है, कैंसर एज स्प्रेड बिहाइंड वेयर इट फॉर्म, स्टेज 0 जहां बनता है, अब स्प्रेड नहीं किया तो क्या, कैंसर इज CO2 एंड ऑफन क्योरेबल विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट। यहां अगर आप इसको रोक लेते हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाता है, ये 0 स्टेज है। उसके बाद स्टेज 1 आ गई, द ट्यूमर मोर प्रोग्नोज देन स्टेज 0, अब 0 स्टेज से बढ़ के उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो स्प्रेड नियर बाई टिश्यू, उसके नजदीक नजदीक जो टिश्यू है
उनको इसमें इन्वॉल्व कर लो। तो दिस इज द स्टेज 1। अब स्टेज 2 का ट्यूमर इज बिगर देन, पहले से ट्यूमर बढ़ गया है एंड मे नॉट हैव स्प्रेड टू द लिम्फ नोड। उसके साथ हो भी सकता है कि साथ लिम्फ नोड हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पड़ता है, तो कहीं उसको ना इन्वॉल्व करे। जब लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेगा तो स्टेज 2 हो जाएगा। तो स्टेज 3 क्या है, द ट्यूमर इज अ लार्जर एंड हैज स्प्रेड नियर बाय। एक तो वो बढ़ गया है और साथ टिश्यू को भी उसने खराब करना शुरू कर दिया और फिर लिम्फ नोड को भी, 3 चीजें यहाँ होगी। तो दिस इज द स्टेज 3। स्टेज 4 क्या है, द कैंसर इज मेटास्टेटिक विच मीन्स इट्स स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स। कि वो लिवर में था, अब वो लंग्स में भी चला गया, अब वो मेटास्टेसिस बोन में भी चला गया, अब वो मेटास्टेसिस उसमें भी चला गया, दिमाग में भी चला। तो इसको क्या कहते हैं, स्टेज 4। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, माई एक्सपीरियंस करूं या छोड़ूं, थक के हो गए, नेक्स्ट छोड़ दूं। तो माई एक्सपीरियंस सुनने वाला है, तो इसको मैं नेक्स्ट पे छोड़ देता हूं। आपको हमने सिर्फ आज ये समझा दिया। अब माई एक्सपीरियंस पे कॉजेटिव फैक्टर मेरे अपने ऐड हो जाए। माई एक्सपीरियंस में मेरा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैंसर को कैसे देखा, किस तरह पाया और उसका मैंने इलाज कैसे किया, मेरे जहन में कौन कौन से फैक्टर थे। और अगर आप इसको स्लाइड को चलाएंगी, मैं इसके आगे क्या क्या आएगा, अगर स्लाइड चला दें, ये देखें मैं पैथोजेनेसिस इसमें बताऊंगा क्या क्या यूज होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। आगे चलाएं जी, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, कार्सिनोसोम, रिस्टोर, आगे चलाएं। अब देखें ये और आगे चलाएं, कॉम्प्लिकेशन आ गई, कॉजेटिव फैक्टर आ जाएंगे, फैमिली हिस्ट्री में, ये मेरी अपनी, आगे चलाएं। कैंसर मियाज्म क्या है, आगे चलाएं। डिजायर, अब इसका माइंड कैसा होता है कार्सिनोसम के मरीज का, कि वो डांसिंग की डिजायर होती है, फेस्टिडाइज वेरी केयरफुल होते हैं, मतलब ये हम माइंड भी पढ़ाएंगे आपको कार्सिनोसम। आगे चलें जी, हिस्ट्री आपको कैंसर की क्या हुआ, आगे साइकोसिस, आगे चलें, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज। ये देखें मेरा एक्सपीरियंस आगे आएगा, एड्स, पोलिस, क्लाइड्स, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, मतलब मजा ही आता जाएगा। आगे चले, एलर्जी, फूड, निमोनिया, फ्रेंच, मतलब आप, ये मेरी अब ग्राफिक पिक्चर है कि मैंने कार्सिनोसम को कहां देखा। आप एक बंदा रात को सोता ही नहीं है, तो उसका प्यो भी नहीं सोता था, दादा भी नहीं सोता था, तो उसको भी कार्सिनोसम ही ठीक करेगी। उस पर फिर आपकी जो है ना इग्निशिया काम करेगी, ना सल्फर काम करेगी, ना सेलेनियम करेगी। ये चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इसको यहाँ खत्म। आपने बड़ा पढ़ाया है, एक्सरे, सोल, रेडियम, बहुत आपने पढ़ा। ये लूना का क्या किरदार है, ये क्या चीज है? लूना चांद की किरणों से बनती है और बेसिकली साइकोटिक है। लूना जो है ना, ये साइकोटिक है, इसका सूदिंग इफेक्ट है बाजी को। ये चांद के साथ आपकी बीमारियां भी अप डाउन होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे को फिट्स पड़ते हैं तो चांद जब ऊपर गया होता तो पड़ते हैं। तो इस पे लंबी भी बात हो सकती है, लेकिन इसको जो हमने समझा, इसको सूरज गर्म है, चांद ठंडा है, सुकून देता है ना। आप उसको चांद का लफ्ज तशबीह देगी खूबसूरत चीज के साथ। चांद खूबसूरत है, वो आग फेंकता है, ये भी एनर्जी क्रिएटर है। आपको कोई अच्छा दोस्त मिलता है, आपको कोई अच्छा साथी मिलता है, आप उससे आसूदगी आ सकती है। चांद आसूदगी है, आप समझ आइए, चांद में इन शॉर्ट आसूदगी है। आप अपने महबूब को भी चांद से तशबीह देते हैं, अपने बच्चे को भी चांद कहते हैं, तो चांद भी बनाता है। आप सोल जिस बच्चे को देंगे ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो खूबसूरत बच्चा पैदा करेगा। जैसे ओरोमेट वाला खूबसूरत बच्चा, कार्बोवेजल एक्टिव बच्चा, कालीफास वाला नर्वस सिस्टम उसका अच्छा होगा, ठीक है ना। तो फुर्तीला बच्चा कार्बोवेज वाला पैदा होगा, खूबसूरत बच्चा ओरोमेट वाला पैदा होगा,
तो सोल जिसको देंगे ना, सॉरी लूना देंगे, उसका बच्चा खूबसूरत होगा। तो ये आप नेचर ने हर तरह की वेस आपके लिए पैदा की कि आपको रात की सूदगी देने वाला चांद है, आपके डीएनए को अरताश देने वाला सोल है। अगर सोल ना होता तो आपकी जिंदगी ना होती, चांद ना होता तो आपको सूदगी ना मिलती। आप समझ आ गई? ओके, थैंक यू जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।